अस्सलाम वालेकुम। सिटी एट 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफकोर्स कोशिश करें कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ। आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा उसे आसान कर सकते हैं। कभी नहीं भूलें कि आपके एक्शंस एक्चुअली में बहुत मैटर करते हैं। हम समझते नहीं हैं और जल्दबाजी में, गुस्से में कई दफ़ा बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर जाते हैं, बोल जाते हैं जिनसे दूसरे लोगों को हम हर्ट कर देते हैं। और हमारे एक्शंस इनफैक्ट आपके अल्फाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कई दफ़ा हम सोचते हैं कि शायद अगर हमने कोई अच्छी बात कर दी है तो वो ही काफ़ी है और उस पर एक्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक्चुअली में आपके एक्शंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं और लोग आपके एक्शंस को ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। तो इसलिए हमेशा अगर कोई बात करते हैं उसको किया भी करें और जब भी कोई बात कर रहे हैं, कोई एक्ट कर रहे हैं तो हमेशा इस चीज़ का सोच के करेंगे उसका दूसरों के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। सोसाइटी में अगर हम ज़्यादा चेंजेस तो नहीं हम ला सकते और हमारा कंट्रीब्यूशन एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ हम तक महदूद होता है, लेकिन हम जिस तरह से पेश आते हैं, जो हमारा रवैया होता है, उसका इम्पैक्ट बहुत सारे लोगों पर पड़ता है। इस वजह से ये याद रखें कि आपके एक्शंस मैटर करते हैं, आपके वर्ड्स मैटर करते हैं और आप अगर अच्छी तरह से दूसरों के साथ अपना बिहेवियर और रवैया रखेंगे तो आप पॉजिटिवली सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसी ख्याल के साथ, इसी सोच के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले फैसलाबाद शहर के वेदर के हवाले से बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं आज के मैक्सिमम टेम्परेचर रीडिंग्स की तो 33 डिग्रीज रहेगा और इसी के साथ कम से कम टेम्परेचर आज के दिन में 27 डिग्रीज रहेगा। इसके अलावा अगर हम यूवी इंडेक्स की बात करते हैं 7 है। आपने अगर ऑफकोर्स सनलाइट में ज़्यादा वक्त गुजारना है तो सन प्रोटेक्शन का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें और कोई ना कोई कैप या सर के ऊपर कोई कपड़ा लाजमी तौर पर बांध लें अगर डायरेक्ट सनलाइट में आप ज़्यादा वक्त गुजारने वाले हैं। इनफैक्ट आज अगर हम फैसलाबाद शहर की बात करते हैं तो मौसम आपको पता है हमारा थोड़ा सा तब्दील हुआ है और क्लाउडी वेदर आपको आजकल देखने को मिलता है। मानसून की बारिशें भी जारी है और बारिशों का सिलसिला स्पेशली पिछले हफ्ते से फैसलाबाद शहर में हमें देखने को काफ़ी ज़्यादा मिला। इवन तो प्रिडिक्शन थी कि इस हफ्ते ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस आपको बारिश देखने को मिलेगी, लेकिन कल बारिश एटलीस्ट कुछ एरियाज़ में देखने को नहीं मिली है, लेकिन बारिश होती रहती है और बड़ा अनप्रिडिक्टेबल सब वेदर है। अगर फोरकास्ट हो रहा होता है कई दफ़ा तो बारिश ही नहीं होती और किसी दिन फोरकास्ट बिल्कुल नहीं हो रहा होता और अचानक से बारिश हो जाती है। इसलिए इस चीज़ का भी एहतियात करें। अगर हम हवा की बात करते हैं तो 8 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चल रही है। अगले 24 घंटे में बारिश के इम्कानात हैं, डेफिनेटली प्रिडिक्शन की जा रही है, लेकिन जैसे कि मैं बता रही थी कि बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है और कोई पता नहीं होता बारिश होगी या नहीं होगी। कुछ इलाकों में बारिश हो जाती है और कुछ इलाकों को कम्प्लीटली अवॉइड कर जाती है। एक और चीज़ जो कि आई थिंक कोई भी वेदर हो आपने ख्याल करना है वो है अपनी हाइड्रेशन का। ठंडे पानी की बॉटल अपने साथ कैरी करें थ्रू आउट द डे। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। ह्यूमिडिटी 77% है जिसकी वजह से आपको महसूस ऐसे होगा कि टेम्परेचर ज़्यादा है, गर्मी की शिद्दत आपको ज़्यादा महसूस होगी। 39 डिग्रीज तक आपको टेम्परेचर महसूस हो सकता है। इवन तो मैक्सिमम टेम्परेचर रीडिंग्स आज के दिन में सिर्फ और सिर्फ 33 डिग्रीज रहेंगे। इसके अलावा विजिबिलिटी की भी बात कर लेते हैं। विजिबिलिटी 4 किलोमीटर्स है और बिल्कुल हल्की सी हेज़ की वजह से विजिबिलिटी इंपैक्ट हो रही है। इस चीज़ का ख्याल करेंगे कहीं भी ड्राइव करें हैं, ट्रैवल करें तो अपने पास एक्स्ट्रा टाइम रखें और एक्स्ट्रा टाइम नहीं रख पाते हैं तो आगे कॉल करके बता देंगे आप लेट हो जाएंगे। स्पीड मत करें, ट्रैफिक के रूल्स को वायलेट मत करें। इस बात का ख्याल करें कि आपकी ज़िंदगी भी बहुत कीमती है और उन सब लोगों की ज़िंदगी भी बहुत कीमती है जो कि ऑफकोर्स आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं। इसलिए ना तो आपकी जान को कोई ख़तरा हो और आपकी वजह से किसी और की जान का नुकसान भी ना हो और वैसे भी किसी का नुकसान ना हो। इसी चीज़ का ख्याल करें। और जब भी हम डिफरेंट चीज़ों की बात करते हैं तो हमेशा मेरी कोशिश रही है और पर्सनली मैं अपनी ज़िंदगी में भी ये कोशिश करती हूँ कि एम्पैथेटिक होकर मैं चलूँ और मैं जहाँ तक हो सकता है एहसास को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाऊँ। कई दफ़ा बहुत सारी चीज़ें हमें डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करती, लेकिन उनकी वजह से और बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट होती हैं। हमारी सोसाइटी इम्पैक्ट होती है, हमारा मुआशरा इम्पैक्ट होता है, हमारे इर्द गिर्द की चीज़ें, हमारी इर्द गिर्द की जो लोग हैं वो भी इम्पैक्ट होते हैं। और अगर आप कोई चीज़ अच्छी करते हैं उससे हो सकता है कि एक रिपल इफेक्ट हो जिसकी वजह से और बहुत सारे लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं वो भी कोई अच्छी चीज़ करें और चाहे एक शख्स ही ऐसा क्यों ना हो जो आपसे कोई चीज़ सीख कर अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करे या अपना कोई एक्शन बेहतर करने की कोशिश करे, जिससे हमारी ओवरऑल जो मुआशरे में मसाइल आज हमें देखने को मिलते हैं वो कम हो सकते हैं। इवन तो मुझे लगता है पर्सनली कि हमारी जो कौम है, हमारा जो मुल्क है, हम सबके दिल बहुत बड़े हैं और हम बहुत प्यार करने वाले लोग हैं और बड़े खलूस वाले लोग हैं, एक दूसरे की कदर करने वाले लोग हैं। हाँ, परेशानियां हमारी बहुत सारी होती हैं और स्पेशली अगर हम इंसानों की बात करते हैं उनके साथ तो हम अच्छे होने की कोशिश करते हैं ही, लेकिन उसी के साथ अगर हम अपनी सोसाइटी में देखें तो
जानवरों के साथ अच्छा रवैया रखना भी बहुत ज़रूरी है। हम समझते हैं कि अगर हम इंसानों के साथ अच्छे हैं तो वो गुड इनफ है, वो काफ़ी है। और जानवर क्योंकि बेज़ुबान है तो उनके साथ हम जैसे मर्जी रवैया रखें तो शायद वो मैटर नहीं करेगा, क्योंकि वो कंप्लेन नहीं कर सकते। और ये बड़ी अफसोस की बात है, बिकॉज हमें ना सिर्फ हमारे मज़हब में, लेकिन एक अच्छे इंसान होने के नाते भी ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम जानवरों के साथ भी अपना रवैया अच्छा रखें, अपना बिहेवियर अच्छा रखें। जहाँ पर हम देखते हैं और ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, और इनफैक्ट हम क्यों इन चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्यों हम एनिमल राइट्स के हवाले से या ट्रीटमेंट के हवाले से अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकते। अगर आप किसी जानवर को प्यासा देखते हैं, फॉर एग्जांपल, अगर आप उसे पानी डाल देंगे, गर्मी है, ज़्यादा हो जाती है, अगर आप किसी को साफ पानी डाल देंगे किसी जानवर को तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप देखते हैं कि कोई जानवर भूखा है, और स्पेशली स्ट्रीट एनिमल्स की मैं बात कर रही हूँ, अगर आप देखते हैं कोई जानवर भूखा है तो आप अगर उसको कुछ खाने को डाल देंगे, इवन लेफ्ट ओवर्स में से कुछ डाल देंगे, तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। कभी अगर आप कोई बच्चा देखते हैं, कोई बिल्ली का बच्चा देखते हैं, तो आप अगर उसको अपने घर में ले जाएंगे, तब तक उसको अपने पास रख लेंगे, उसे फीड कर देंगे जब तक वो थोड़ा सा बड़ा नहीं हो जाता, उसके बाद चाहे आप उसको फिर से बाहर छोड़ दें। तो ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारी सोसाइटी में आज मिस हो जाती हैं और हम सोचते नहीं हैं। इनफैक्ट इवन जो हमारे एनिमल्स हमने रखे होते हैं, जो कि हम काम के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनके साथ भी हमारा रवैया बड़ा बिजनेस प्रोफेशनल सा रिलेशनशिप होता है, और हम ये नहीं सोचते कि हम उनकी कदर करें, एक्चुअली में उनको जितना हो सकता है कंफर्ट दे सकें। और एट द एंड ऑफ द डे मुझे पर्सनली ये लगता है कि इसे ना सिर्फ आप उस जानवर के लिए अच्छा करें, बट आप अपने लिए बहुत अच्छा करें। आपको जो एहसास होता है, जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, जो कंटेंट महसूस होता है, ये बड़ा स्पेशल होता है। तो इसलिए ये भी कोशिश करना बहुत लाजमी है। हम कोशिश करेंगे आज के शो में कि एनिमल राइट्स के हवाले से बात करें, कोशिश करें कि जो भी इश्यूज एनिमल्स और स्पेशली स्ट्रीट एनिमल्स से रिलेटेड आज हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं उनको डिस्कस करें, और किस तरह से आप अपना कंट्रीब्यूशन इसमें ऐड कर सकते हैं, किस तरह आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमारे जो स्ट्रीट एनिमल्स हैं उनकी ज़िंदगी को इम्प्रूव करने में, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में। तो जी, हमारे साथ तो बहुत ही खास मेहमान मौजूद होंगे जिनसे सवाल से बात करेंगे, ऑफकोर्स लॉज एंड पॉलिसीज़ भी डिस्कस करेंगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे लॉज एंड पॉलिसीज़ मौजूद हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं एनिमल राइट्स को, लेकिन शायद हम उनसे आगाह नहीं हैं, तो उनके बारे में भी आज बात करेंगे। सबसे पहले तो जी हमारे साथ आरफा शिया खान मौजूद है जो कि एनिमल एक्टिविस्ट है। आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। इसी के साथ इमरान असलम भी हमारे साथ मौजूद हैं, रिपोर्टर है हमारे। आपको वेलकम करते हैं इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। जिस तरह से मैं बात कर रही थी इमरान, आज हमें हमारी सोसाइटी में बहुत सारे डिफरेंट मसाइल नज़र आते हैं, जिनमें से एक एनिमल्स का ख्याल ना करना है, जानवरों का ख्याल ना करना है। हम लोग इंसान की कदर करना ही भूल गए हैं, तो आई थिंक जानवरों की कदर करेंगे तो मुश्किल ही लगती है। लेकिन करंटली जो सूरत हाल देखते हैं उस पर आपका क्या एनालिसिस है, और आपको क्या लगता है कहाँ पर इम्प्रूवमेंट हो सकती है और कहाँ पर, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तानी बहुत बड़े दिल के लोग हैं, अपने पास नहीं होगा कोई चीज़ खाने की चीज़, लेकिन जानवरों को मैंने डालते हुए देखा है कुछ लोगों को। इनफैक्ट जो शॉपकीपर्स होते हैं, स्पेशली जो मुर्गी या मीट की दुकानें होती हैं, उनके अपने वो पालतू जानवर बन चुके होते हैं, स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं लेकिन वो पालतू जानवर बन चुके होते हैं, क्योंकि वो उनको डेली बेसिस पे खाना डाल रहे होते हैं। बड़ी छोटी छोटी चीज़ें लेकिन बड़ी खूबसूरत चीज़। ऐसा ही है। देखिए, बड़ी एक ये रहमदिली की मिसाल है। शुरुआत मैं इस चीज़ से करूँगा कि कुरान पाक में साहब काफ में जो वाक़या है उसमें कुत्ते का जिक्र भी हुआ है। तो हम देखते हैं कि हम दिन ब दिन जो है वो हर एक त्यौहार, हर एक शख्स के बारे में बोलते हैं। जहाँ तक रही जानवरों की बात, जानवरों के बारे में हम उसको उस तरीके से जो है वो पसे पर्दा कर देते हैं। हमें ऐसा जो है वो नहीं करना चाहिए। दिन ब दिन जो है इसमें इजाफा होता जा रहा है स्ट्रीट डॉग्स में। और ऐसे में कराची में देखें, आवारा कुत्तों को लेके उन्होंने एक मुहिम शुरू की थी कि इनको कुत्तों को ख़त्म किया जाना है, इसको शूट करना है, जिसके खिलाफ जो है वो सिंध गवर्नमेंट में भी पिटिशन भी दायर की गई। उसके खिलाफ बाद में जो है उनको रोक दिया गया। पंजाब की बात करें तो पंजाब में दिन ब दिन जो है आवारा कुत्तों में इजाफा होता जा रहा है और उनकी स्ट्रीट डॉग्स में इजाफा हो रहा है। इसमें जो म्यूनसिपल कमेटी हैं, बल्दियाती अदारे हैं, और लाइफ स्टॉक में सबसे बेहतर ये कहूँगा कि जानवरों को देखभाल कर रहा है, वो इस तरीके से नहीं कर रहा है। फैसलाबाद समुद्री रोड पर पार्क्स में देख सकते हैं कि स्ट्रीट्स डॉग्स काफ़ी तादाद में मौजूद हैं, और कुत्ते के काटने के वाक़यात भी जो है वो लास्ट नाइट भी जो है वो रूनुमा हुआ। इस तरह जो है एक माह में तकरीबन 4 से 5 ऐसे वाक़यात हुए हैं जो कुत्ते के काटने के हुए हैं। ठीक है, उसमें यह है कि फौरी तौर पे तो वैक्सीनेशन तो हो सकती है, जो है जो विक्टिम्स हैं उनको भी हम जो कर सकते हैं, लेकिन जानवरों के हकूक़ के बारे में हमें प्राइवेट और एनजीओस को साथ लेके, सिविल सोसाइटी को साथ लेके जो है हमें इस पर नज़र करनी चाहिए, ताकि जानवरों के हकूक़ के बारे में बात हो सके। और रिसेंटली जो है हुकूमत पंजाब की जानब से कुत्तों को मारने, तशद्दुद करने या जहर देने पर पाबंदी आयद की गई है। 2 साल जो है
या इससे ज़्यादा कैद भी हो सकती है दफ़ा 429 के तहत। तो ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है जो हमें देखने को मिलती हैं, कुत्ते देखिए बड़ा पालतू जानवर और वफादार जानवर भी है, और हम जब भी वफादारी की मिसाल देते हैं तो कुत्तों का तज़किरा तो लाजमी करते हैं, लेकिन कुछ हमारी खामियां हैं जिसकी वजह से स्ट्रे डॉग्स जो है वो वाकई स्ट्रे में बदल चुके हैं। हमें इनको पालतू कैसे बनाना है, किस तरह इनको उसमें लेके आना है, तो इसके लिए शेल्टर्स भी बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट सतह पर शेल्टर्स होने चाहिए, म्यूनसिपल बल्दियाती इदारे इसके हवाले से काम करना चाहिए, और इनकी जो नस्ल की हवाले से अफजाइश के हवाले से TNVR मुहिम तो लॉन्च है, उसको फैसलाबाद में उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। लाहौर में तो हो रही है, फैसलाबाद में लाइफ सेक्टर और बल्दियाती इदारे उस तरीके से नहीं करे, जिसकी वजह से फैसलाबाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। बाज़ का देखते हैं कि ड्राइविंग के दौरान कुत्ता आगे आ जाता है तो हिट कर देते हैं, बाज़ का तो उसकी जो है वो अमवात भी हो जाती है। इस तरह को जो है वो बल्दियाती इदारों को देखना चाहिए कि कुत्ते कहाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा मौजूद हैं, उनके लिए कौन से इकदाम उठाने चाहिए। तो TNVR मुहिम के तहत जो है इनको एक कैंपेन लॉन्च करनी चाहिए, उसको एक्सपेंड करना चाहिए कि जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं उनकी वैक्सीनेशन कैसे की जाए, और उनके लिए जो शेल्टर है, अगर हुकूमती सतह पर शेल्टर नहीं है तो किसी प्राइवेट शेल्टर्स में उनको रखा जाए। और ये तमाम जो मामलात हैं जो डॉग्स के हवाले से हैं, स्ट्रे डॉग्स के हवाले से हैं, तो आई थिंक वी शुड रेज द वॉइस फॉर द वॉइसलेस, क्योंकि ये बोल नहीं सकते, हमें इनकी आवाज़ को उठाना चाहिए। और तकरीबन पाकिस्तान में जानवरों के हकूक़ के हवाले से काफ़ी जो है वो इंटरनेशनल सतह पे भी है कि पाकिस्तान में जानवरों को दिए जाते हैं, लेकिन हम बात करें बैकवर्ड एरियाज़ में और मुख्तलिफ इलाकों में तो वहाँ पर कुत्तों के हवाले से, जानवरों के हवाले से उस तरह के हकूक़ नहीं हैं। हम काफ़ी NGOs हैं जो काम कर रही हैं ये डोंकीज़ को लेके, और उसके अलावा डॉग्स को लेके काफ़ी हैं, मतलब काफ़ी लोग शौकीन हैं जो अपने से ज़्यादा उनको खाना देते हैं। जैसे आपने कहा कि बड़े खाना देते हैं, रहमदिली की मिसाल है, लेकिन कुछ लोग हैं जो मतलब ठीक है निजासत को समझते हैं ये, लेकिन निजासत को इस तरह करते हैं कि स्ट्रे डॉग्स समटाइम्स इनको हिट कर देते हैं, मतलब किसी अगर एक्सीडेंटली हो गया तो उसको रेस्क्यू नहीं किया जाता, उसकी टांग वैसे फ्रैक्चर है और उसमें वो पड़ जाते हैं जो भी है। तो इस हवाले से है TNVR मुहिम ये थी, कहाँ भी ऐसे वाक़यात हों उसको रेस्क्यू किया जाए, उसकी वैक्सीनेशन की जाए, उसको ट्रीटमेंट दिया जाए। उसमें फैसलाबाद में जो लाइफ स्टाइल सेक्टर है और बल्दियाती इदारे हैं उनको शहर में और जितने भी जो हमारे एरियाज़ हैं वहाँ पर जाना चाहिए, ताकि इस तरह के वाक़यात को हम रोका जाए। कुत्ते जो है वो काटने की जो हवाले से लाज भी हैं कि इनको जो है शहरी हदूद से दूर रखा जाए, इनके लिए शेल्टर्स बनाए जाएं, लेकिन उस तरह से काम नहीं हो रहा। और कुत्ते को मारने के हवाले से तो दफ़ा 429 नाफज है, जिस पे जो है भरपूर तरीके से पाबंदी आयद है, 2 साल से ज़ायद कैद भी हो सकती है। और अगर हम इंटरनेशनली बात करें तो डॉग्स को लेके काफ़ी कैंपेन्स लॉन्च की जा रही हैं, डिफरेंट कैटेगरीज में आती हैं कि कुत्तों को लेके स्पेशली जो है वो एक मुहिम की जाए जिसमें जो है इनको मुआशरे के साथ जो है वो दोस्ताना तल्लुकात इस्तवार करे रखें। एक दफ़ा फिर आई थिंक रिमाइंड कराया जाए कि एट द एंड हमें सोच समझ कर जिस तरह से एक्ट करना है। जैसे इमरान आपने कहा कि कई दफ़ा एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और वैसे ही छोड़ दिया जाता है। अरफा, आपके एक्सपीरियंस में एनिमल राइट्स की सिचुएशन पाकिस्तान में करंटली कहाँ पर स्टैंड करती हैं? आप एक्टिविस्ट भी हैं, किस तरह के इश्यूज़ पर आपको लगता है सबसे ज़्यादा इस वक्त फोकस होना चाहिए हमारा और हमारी गवर्नमेंट का? जी, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया इस टॉपिक पे बोलने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है हमारे मुआशरे का। किसी भी मुआशरे में आपने अगर उसको जज करना है कि वो उसके मॉरल ग्राउंड्स पर वो कहाँ पे स्टैंड करता है, तो आप उसके अंदर एहसास का जज्बा देखते हैं, आप एम्पैथी का जज्बा देखते हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर अनफॉर्चुनेटली इमरान, यहाँ पे लोग खाना नहीं देते हैं, और यहाँ पे लोग इनको जब ये वही आपकी बात कि जब सड़कों पे गाड़ी हिट भी करके चली जाती है तो उसके बाद कोई इनको उठाता नहीं है। ये वहाँ पर एक दिन नहीं, ये वहाँ पे 3 दिन, 10 दिन, 20 दिन पड़े रहते हैं। एट द एंड ऑफ द डे पैरालाइज्ड होकर रिफ्यूज ढूंढने के लिए नालों में जाते हैं, वहाँ से इनको वूंड्स होते हैं, उसमें कीड़े पड़ते हैं, पूरी पूरी इनकी टांग को हमें एम्प्यूटेट करवाना पड़ता है। तो यहाँ से बात शुरू हुई। और रही बात इंटरनेशनल स्केल की, तो अभी आप देखें कि पाकिस्तान का इमेज कितना खराब हो रहा है इस चीज़ की वजह से। जो डॉग कलिंग कांस्टेंट यहाँ पे कितने सालों से हो रही है। पीटा के लोग आए इस वक्त पाकिस्तान में और सलमान सूफी साहब से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने इस इशू को रेज किया कि आपके पास हेल्दी डॉग्स को क्यों रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के बीच में इस्तेमाल किया जाता है, और फिर उन पे एक्सपेरिमेंट करके तो आप उनको बिल्कुल उनके स्टिचेस भी खुल रहे हैं, उनकी इंटेस्टाइन्स बाहर आ रही हैं। व्हाट इज दिस? इट्स ऑल्सो ग्राफिक। और यही कंट्री
जब यहाँ पे कुछ अच्छा होता है, आप ईद उल अजहा पे देखें कि एक बंदे की वीडियो बहुत वायरल हुई थी जो अपने बकरे को हक कर रहा था, एंड बाद में उसने उसके लिए पूरी पोइट्री भी लिखी। वो चीज़ ने एक बहुत सॉफ्ट इमेज प्रोजेक्ट किया हमारा ऑन अ ग्लोबल एंड प्लेटफॉर्म। हमारा इंटरनेशनल इमेज आई डू बिलीव इससे इम्पैक्ट होता है। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, गुजरावाला से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज़ सुन पा रहे हैं मेरी? वालेकुम सलाम जी, और मैं बाजवा बात कर रहा हूँ गुजरावाला से। जी बताएं, कुछ पूछना चाहेंगे, कुछ शेयर करना चाहेंगे? ये आपने कुत्तों का प्रोग्राम तो लगाया हुआ है, तो हुकूमत तो कुत्तों को कंट्रोल नहीं कर रही। इधर हमारे गांव में तो 500 कुत्ता घूम रहा है, लोगों को काट रहा है गुजरावाला में। जी बिल्कुल। किस इलाके से बात ये कर रहे आपने हैं? प्रोग्राम लगवाया है, तो आप ये हुकूमत को बोले ना, इस पे अमल मत करे। आपके गांव में जहां से आप बात करें, आपके इलाके में बल्कि सॉरी, कितने लोगों को गुजरावाला हमारा गाँव है, तहसील कामोगी के अंदर। जी जी, कितने लोगों को काट चुके हैं ये बताइएगा जरूर। बहुत काटते हैं, लेकिन ये तो इधर वैक्सीन भी नहीं मिलती, 15,000 की लगवानी पड़ती है लोगों से या कहीं दूर से। अच्छा जी, और आपका कभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ कोई मीटअप हुआ हो, कोई बातचीत हुई हो इस हवाले से? ये हमारे मांडो DHQ है, उधर कामों की है, इधर तो कुछ होता ही नहीं है। ये आप लोग ऐसे ही प्रोग्राम करते रहते हैं। इधर आप ग्राउंड पे अपने नुमाइंदों से पूछे क्या हो रहा है लोगों के साथ। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हमारे कॉलर की जो कंसर्न थी इनफैक्ट बहुत वैलिड है, जिस तरह से अरफा आप भी बात कर रही थी कि हमारे पास कोई पॉलिसी एंड लॉज नहीं एग्जिस्ट करते प्रॉपर जिससे हम प्रोटेक्ट कर पाए लोगों को भी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एक तरफ एहसास बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर एक आपको कोई काट लेता है या आपके बच्चे को, स्पेशली इस तरह के इंसिडेंट्स भी सामने आते हैं जहाँ पर बच्चों को काट लिया जाता है स्ट्रीट डॉग्स की तरफ से, ये बड़ी अफसोसनाक सिचुएशन। हाँ जी, इस चीज़ को मैं एड्रेस करना चाहूँगी बिल्कुल। अब इसमें यहाँ पर गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस है। वैक्सीनेशंस, रेबीज की वैक्सीनेशन पूरी दुनिया में गवर्नमेंट्स प्रोवाइड करती है। आप इंडिया की एग्जांपल ले लें, आप बांग्लादेश की एग्जांपल ले लें, पाकिस्तान में भी हुकूमत ही प्रोवाइड करती है। बड़े शहरों के अंदर तो मिल रही है। लाहौर में अगर किसी को जानवर, कोई कुत्ता काटता है या कोई गीदड़ काटता है या बैट का अटैक होता है, कुछ भी, क्योंकि इन सबसे रेबीज फैलती है, तो यहाँ पर रेबीज की वैक्सीनेशन मौजूद है। अब इसमें NGOs कुछ नहीं कर सकती। वैक्सीनेशन हर हाल में आपकी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ने प्रोवाइड करनी है, तो ये हेल्थ डिपार्टमेंट वालों की जिम्मेदारी है और लाइफ स्टॉक वालों की। ये दो डिपार्टमेंट्स आपस में जब मिल के कोलैबोरेशन के साथ काम करेंगे तभी। अभी आप देखें कि म्यूनिसिपल वालों को फंड्स दिए जाते थे पॉइजन खरीदने के, जहर खरीदने के और गोलियां खरीदने के, वही फंड्स अब TNVR के प्रोजेक्ट में डाइवर्ट हुए हैं इनकी सर्जरीज की तरफ, जो इनको स्प्रे और न्यूटर करना है, और इनकी वैक्सीनेशन की तरफ। तो अब ये तो गवर्नमेंट पर है ना, इसमें तो देखिए हम लोग नहीं कुछ कर सकते। अच्छा, दूसरी रही बात अटैक्स की, तो मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ कि कुत्ता और घोड़े ये दो अल्लाह ताला की तरफ से बनाए हुए ऐसे दो जानवर हैं जो फियर को सेंस करते हैं। घोड़े पर जब आप सवार होते हैं तो आपकी जो थाई होती है, आपकी इनर थाई, घोड़ा वहां से आपका फियर सेंस करता है। सिमिलरली डॉग जो है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को समझता है, आपकी बॉडी मूवमेंट से वो ये चीज अंडरस्टैंड करता है कि किस वक्त आपको उससे डर लगा है। आप डर में आके भागते हैं या कुछ भी, डॉग रिटेलिएट करता है, क्योंकि डॉग को समवट वो चीज एक्साइट कर जाती है कि आप वहां पे, आपकी मूवमेंट है, आप लोकोमोटिव है। सेकेंडली ये कि लोगों का एक इंप्रेशन बन चुका है कि जहां पर उन्होंने कुत्ता देखना है, उन्होंने पत्थर पकड़ना है, उन्होंने ईंट पकड़नी है, उन्होंने डंडा पकड़ना है, उन्होंने उसको मारना शुरू कर देना है। आप एक बात बताएं कि आप एक जगह पर आराम से बैठी हुई है, एक बंदा आ रहा है आपको मार रहा है, दूसरा आ रहा है आपको मार रहा है, आप हॉस्टाइल हो जाओगे। तीसरे पे क्या होगा ना, तीसरा बंदा बहुत दूर खड़ा होगा ना, वो आपको प्यार करने के लिए भी आ रहा है ना, आपसे बात करने के लिए भी आ रहा है, आप अटैक करोगे उसको, क्योंकि समवॉट आप इतने ट्रॉमेटाइज्ड हो चुके होते हो कि फिर ये जो डॉग अटैक्स हैं ये उस पोस्ट ट्रॉमा का रिजल्ट है सब कुछ। तो इसमें तो लोगों ने अब ये चीज करनी है, कंपैशन शो करना है। मैं सारी जिंदगी गुजर गई है मुझे इन स्ट्रे डॉग्स के साथ रहते हुए, बिकॉज माई फादर ही इज ऑल्सो वेटरनरी डॉक्टर एंड ही जस्ट गॉट रिटायर्ड फ्रॉम द लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट इन February। और अपने फादर के साथ रहने की वजह से मैंने सारी जिंदगी स्ट्रे डॉग्स के साथ इंटरैक्ट किया है। मैं खुद एक स्ट्रीट एनिमल फीडर हूँ, मैं खुद एक रेस्क्यूअर हूँ। पैरालाइज डॉग पड़ा है सड़क पर या किसी भी किस्म का, फिर मैं उसको उठा लूंगी। क्यों? क्योंकि मैं उसके साथ बात करना जानती हूँ। मैं भी वही प्यार की जुबान बोल रही हूँ जो प्यार की जुबान वो समझना। आप उसके साथ रहम करके तो देखें
आप उसको मारेंगे पीटेंगे तो ऐसे तो कभी भी नहीं होगा ना, तो इट्स अ टू वे प्रोसेस। एंड यू आर वेरी राइट, इट्स अ टू वे प्रोसेस एंड डेफिनेटली आई डू थिंक कि बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं और एस्पेक्ट्स हैं जिसको हम और डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले ब्रेक लगेगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। सीरिया 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी और आज हम स्पेशली एनिमल राइट्स के हवाले से बात करें, किस तरह से हम बेहतर तरीके से अपने जितने भी इर्द गिर्द हमारे जानवर हैं, वो चाहे हमारे पालतू जानवर हैं, चाहे फिर वो स्ट्रीट एनिमल्स हैं, उनके साथ बेहतर हम अपना रवैया किस तरह से कर सकते हैं और जितने भी हमारे सोसाइटल इश्यूज़ हैं उनको हम किस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इमरान, हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश की है, जिसमें एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है और एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, एंड ऑफ कोर्स लेकिन हमारी कोशिश है अवेयरनेस जनरेट कर पाए। इसमें क्रिटिसिज्म की बात नहीं बल्कि अवेयरनेस की बात है, बिकॉज कई दफ़ा कुछ इस तरह की चीज़ें हम करते हैं जो कि हमें शायद खुद रियलाइज़ नहीं होता इन द मोमेंट कि हम गलत करें। जिस तरह से अरफा ने बात की कि बच्चे कई दफ़ा मारते हैं स्ट्रीट एनिमल्स को, इस हवाले से ज़रूर बताइएगा क्या हमारी कोई लॉज एंड पॉलिसीज़ हैं जो स्ट्रीट एनिमल्स को प्रोटेक्ट करती हैं और इस तरह की चीज़ों को या इस तरह के एक्शंस को जो कि चाहे पालतू जानवरों के साथ या स्ट्रीट एनिमल्स के साथ हों, जिस तरह मार भी दिया जाता है, उसके हवाले से क्या पॉलिसीज़ एंड लॉज मौजूद हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पैनल ऑफ कोड दफ़ा 429 और 34 के तहत जो है वो जानवरों को मारना, तशद्दुद करना, ज़ाहिर करने के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाती हैं। 2 साल से ज़ायद कैद भी हो सकती है। जैसे कि आपने बात की कि इनके साथ किस तरह हमको जो है उनके माइंड सेट के साथ किस तरह हमने इसको समझना होगा कि ताकि इसमें हम बेहतरी ला सकते हैं। कुत्तों की जो माइंड सेट है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। एनिमल एक्टिविस्ट ने जैसे कहा कि 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा जब आएंगे रिएक्शन पे उनका सारा इन्हिसार होता है, तो बिल्कुल हमें इसको जो चीज़ इनिशिएटिव लिए जाते हैं हम उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि यहाँ तो इंसानों को कुछ नहीं मिलता, ये जानवरों को दिए जा रहे हैं। तो इंसान और जानवर जो है वो इस जो है वो खलकत का हिस्सा हैं। हमें जानवरों को भी उसी तरह ट्रीट करना चाहिए और इंसानों को भी। आप जैसे जानवरों की बात कर रहे हैं तो जो TNVR मुहिम लॉन्च की गई है गवर्नमेंट पंजाब की जानिब से, जिसमें जो है हर डिस्ट्रिक्ट में वैक्सीनेशन की जानी है, इसकी अफजाइश में कमी की जाए, उसके साथ साथ जो है इनको मुआशरे का एक गुड डॉग्स बनाया जाए जो स्ट्रे डॉग्स हैं। तो उसमें मैं समझता हूँ नेग्लिजेंस है गवर्नमेंट सेक्टर की, लाइफ स्टॉक सेक्टर की है, बल्दियाती इदारे के नुमाइंदेज हैं उनकी है। कहीं भी चले जाएँ आप, जैसा इन्होंने कहा कि कुत्ते को हिट कर देता है, वो नालों में चले जाते हैं, तो वहाँ पे अप्रोच जो है हमारे लाइफ स्टैकर वेटनरी जो डॉक्टर्स हैं, वेटनरी स्टाफ्स हैं और बल्दियाती अदारों की है। बल्दियाती अदारे इस तरफ तो आ रहे हैं, जब उन्होंने कहा कि जो कुत्तों को मारना शुरू करें, जहर देना शुरू कर दें, तो बल्दियाती अदारे जो है वो इस तरह आगे जैसे कोई महाज खड़ा करने के लिए। जब इनकी TNVR मुहिम लॉन्च की गई उस तरफ इनका ध्यान नहीं जा रहा कि किस तरह वैक्सीन करनी है। वो खुद डरते हैं कि हमें मतलब कुछ काट ना ले। इसमें हमें इनको चाहिए, लाइफ सेक्टर को चाहिए कि इस प्रोसेस में वो एनिमल एक्टिविस्ट को साथ लेके चलें, प्राइवेट जितने भी साथ लेके चलें, ताकि वो उनकी माइंड सेट को समझते हैं। एक जो अनसडनली बंदा जाता है वो इंजेक्शन लगाएगा, वैक्सीन करेगा, क्या करेगा? हमें एनिमल एक्टिविस्ट को साथ लेकर चाहिए ताकि हम सिविल सोसाइटी की मदद से इन स्ट्रे डॉग्स को गुड डॉग्स बना सकें और इनको जो शहरियों आए रोज़ जो देखते हैं वाक़यात के काटने के जो वाक़यात बढ़ जाते हैं, उसकी रोकथाम के लिए भी हम अमली इक़दाम कर सकें। पाकिस्तान में डेफिनेटली लॉज मौजूद हैं कुत्तों को मारने के, और जो कुत्ता काट भी लेता है उस पर भी है। अगर कुत्ता इंसान को काट लेता है उसकी भी दफ़ा लगती है, अगर कुत्तों को मार दिया जाता है उसकी भी दफ़ा लगती है। हमें इंसान और जानवरों दोनों को बचाना है, दोनों को माशरे का हिस्सा बनाना है। जी इमरान, मैं पूछना चाह रही थी आपसे कि ओवरऑल अगर हम एनुअली देखते हैं कितने केसेस हमें रिपोर्ट होते हैं नजर आते हैं एनिमल्स के हवाले से? जी बिल्कुल, अगर हम फैसलाबाद की करें तो इस माह के दौरान जो है वो कुत्ते के काटने के केसेस जो हैं वो तकरीबन 14 के करीब रिपोर्ट हुए हैं और कुत्तों को मारने के जो केसेस हैं वो 7 से 8 के करीब रिपोर्ट हुए हैं। और उसमें हम जो 7 से 8 रिपोर्ट उस इलाके जात में होते हैं जहाँ पर जो है FIRs दर्ज नहीं करवाई जाती, ना उनको लाश का पता है कि जानवरों के क्या हकूक हैं। इसीलिए तो ये एनिमल एक्टिविस्ट बाहर निकलते हैं, अवेयर करते हैं कि ये स्ट्रे डॉग्स जो है इनको गुड डॉग्स बनाना है, और अगर इन पे कोई कत्ल या तशद्दुद किया जाता है तो 429 दफ़ा के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। सबसे पहले हमें इनको रोकना है कि तशद्दुद के बढ़ते हुए वाक़यात जो डॉग्स पे हो रहे हैं इनको रोकना है। फिर वही बात आ जाती है कि तीसरी दफ़ा जब इंसान अटैक करता है तो रिएक्शन तो ज़रूर देता है। तो डॉग्स के साथ जो है हमने एक जो हम पालतू करते हैं, हम बिल्लियाँ रखते हैं, बड़े बड़े शौकीन हैं, पेट्स रखते हैं, उनकी आप मोहब्बत देखें। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो कुत्तों को देखते ही हाथ में डंडा पत्थर जो आता है वो मारना शुरू कर देते हैं।
जब तक इनके साथ हम अवेयरनेस नहीं करेंगे कि अल्लाह ताला की एक मखलूक है, हमें इनके साथ जो है वो उस तरह रोटी डाल दें, इनको जोर डाल दें। माइंड सेट ही ना, जिस तरह इंसान प्यार करता है एक्शन का रिएक्शन आता है। तो गवर्नमेंट सेक्टर की नेग्लिजेंस ये है कि TNVR मॉम लॉन्च फैसलाबाद में उस तरह से कामयाब ना बनाई जा सकी जिस तरह उनको बनाना चाहिए थी। और रूरल्स एंड अर्बन एरियाज में बढ़ते हुए जो कुत्ते के केसेस हैं, काटने के और मारने के केसेस की सबसे बड़ी वजह यह है कि TNVR मॉम को उस तरीके से एक्सपेंड नहीं किया गया जिस तरह से करना चाहिए था। इसी तरह बढ़ते वाकयात है, बल्दियाती इदारों को बजट मिलता है, इसका बजट भी उस मुहिम पे नहीं लगाया जा रहा, और जो वैक्सीन है वो तो पड़ी वैसे एक्सपायर हो जाती है। एंड अगर ये बजट का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है इमरान, तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आखिर फिर ये बजट कहाँ पर जाता है। अरफा ज़रूर बताएगा। TNVR के हवाले से भी मैं चाहती हूँ अगर आप ब्रीफली एक्सप्लेन करवाएं उन लोगों के लिए जिस तरह से मुझे भी नहीं मालूम है कम्प्लीटली कि किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, क्या प्रोसीजर है। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये कि ये जो TNVR है ये एक अप्लाइड मॉडल है, ये अपनी प्रैक्टिकल फॉर्म में मौजूद है टर्की के अंदर। टर्किश नेशन वाज द फर्स्ट नेशन टू अप्लाई दिस TNVR मॉडल थ्रू आउट देयर एंटायर कंट्री, मतलब वो पूरे टर्की में अप्लाई हुआ था। इसमें होता क्या है, इट्स TNVR, T फॉर ट्रैप, देन यू न्यूटर देम एंड यू वैक्सीनेट देम एंड देन यू रिलीज देम बैक इनटू द एनवायरनमेंट। इस डिबेट के अंदर 3 से 4 दफा बात हुई है कि इन कुत्तों को न्यूटर करके, स्प्रे करके, वैक्सीनेट करके शेल्टर्स में रखना है। तो शेल्टर्स आर नॉट फॉर द हेल्दी एनिमल्स। वहाँ पर पूरी दुनिया में कभी भी आप हेल्दी एनिमल्स को शेल्टर्स में नहीं रख सकते। पाकिस्तान में इस वक्त कम अज़ कम भी 13 से 14 लाख कुत्ते मौजूद होंगे। आप इतने कुत्तों के लिए कहाँ से शेल्टर्स बनाएंगे ना, इट्स इम्पॉसिबल। दूसरी बात यह कि उन्होंने इकोसिस्टम में रहना है। अल्लाह ताला ने किसी भी चीज़ को बेमकसद पैदा नहीं किया। इसी तरह से इन कुत्तों का भी एक काम है कि इन्होंने इकोसिस्टम के अंदर एक बैलेंस मेंटेन रखता है। ऐसे बहुत से वाइल्ड एनिमल्स हैं जिनको कुत्ते मारते हैं, और आप देखें आपके ट्रैश में आपको डॉग्स हमेशा ज़्यादा नज़र ही उस इलाके में आएंगे जहाँ पर ट्रैश ज़्यादा होगा। आप अपना ट्रैश फेंकना छोड़ दें शहरों के बीच में, आप मत गंद मचाएं, आप इनको साफ सुथरा खाना देना शुरू कर दें जैसे टर्की में वो देते हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि आप इनको पकड़ते हैं, आपने इनको मैन हैंडल नहीं करना बिल्कुल भी। टर्की के अंदर प्रॉपर इनकी मोबाइल वेटरनरी कार्स चल रही हैं, एम्बुलेंसेज हैं इनकी जो चल रही हैं, और स्ट्रे डॉग्स जो हैं उनको वैक्सीनेट और न्यूटर करने के बाद जब वो रिलीज करते हैं तो उनके कान के अंदर एक टैग लगाया जाता है। अब उस टैग का एक बार कोड होता है और उसको आप अपने फ़ोन में स्कैन कर सकते हैं। जब वो आप स्कैन करेंगे आपको लिटरली वहाँ पे डॉग का नाम भी पता चल जाएगा, उसकी एज पता चल जाएगी, वो कब न्यूटर हुआ है, कब स्प्रे हुआ है, वैक्सीनेटेड है, उसको कौन सा वॉलंटियर डील कर रहा है, इवन आपको ये तक पता चल जाएगा। जैसे अब मैं हूँ, मैं खुद एक स्ट्रीट एनिमल फीडर हूँ। अब मैं बहरिया टाउन लाहौर से ताल्लुक़ रखती हूँ, मैं वहाँ पर रहती हूँ, तो मेरे इलाके में जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं जो पॉसिबली मैं जिनको मैं फीड कर सकती हूँ, मेरी रीच में है, उनको मैं फीड भी करती हूँ। समबट अगर उनको किसी मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो मैं वो भी उनको देती हूँ। अब होगा क्या कि अगर ये टर्की होता, अब जैसे परसों रात को मेरी एक डॉग की सर्जरी हुई है, तो कोई और बंदा भी उसको स्पॉट करता ना और वो उस ऐप में जाके कर देता, तो मुझे वो फौरन एक टेक्स्ट मैसेज रिसीव हो जाता कि दैट डॉग नीड्स अर्जेंट हेल्प। तो ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है। अब दूसरी बात मैं ये एड्रेस करना चाहूँगी कि तादाद क्यों बढ़ रही है आवारा कुत्तों की। इसकी मिसाल मैं ऐसे देना चाहूँगी कि चाइना में एक वक्त ऐसा था कि जब उनकी पॉपुलेशन बहुत कम थी, तो उनकी गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया, ये हम 200-300 साल पीछे जा रहे हैं, कि आपने ज़्यादा बच्चे पैदा करने ताकि आपकी पॉपुलेशन ग्रो करे। वो हुआ, इवेंचुअली वो इतनी ज़्यादा ग्रो कर गई कि उनको फिर से पॉलिसी बनानी पड़ी, 1 चाइल्ड पॉलिसी। ठीक है, अब क्या हुआ कि चाइनीज़ को एक दे फेल्ट थ्रेटन ना, उनको एक थ्रेट महसूस हुआ कि यूं तो हमारी पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड रिप्रोड्यूसिंग मोर। सिमिलरली इन द केस ऑफ एनिमल्स हमेशा ऐसे ही होता है। आप सांपों को मारना शुरू कर दें, एक स्पेसिफिक इलाके में ज़्यादा सांप होने लग जाएंगे, वो ज़्यादा ब्रीड करेंगे, वो भी अपनी स्पीशी को बचाने की कोशिश करेंगे। सिमिलरली यही डॉग्स में होता है। मैं देखती हूँ हर साल के जब डॉग कलिंग राइज पे होती है तो 11 पपीज़, 12 पपीज़, 13 पपीज़, 17 पपीज़ ये पैदा होते हैं। और जिन दिनों में एक काम एनवायरनमेंट रहता है, इनको फीडिंग भी प्रॉपर मिल रही है, सब कुछ, लिटरली वो रेशियो 6 to 7 पपीज तक चली जाती है। नाउ आई डोंट नो इफ इट्स साइंटिफिकली प्रूवन और नॉट, तो ये भी मैं बताती चलूं। So it's more of a survival instinct. Yeah, it's just my own experience कि जो चीज़ मुझे महसूस हुई है इनके साथ रह के, कि जितना ज़्यादा आप इनको मारेंगे, ये भी उसी तरह से अपनी पॉपुलेशन को सेव करने के लिए, अपनी स्पीशी को बचाने के लिए, दे विल प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग्स। तो आई थिंक सो हर एक चीज़ का जो जवाब है ना, वो हमेशा आपकी वो कंपैशन के बीच में है।
आप किसी को भी राम कर सकते हैं। तो ये तो सिर्फ एक डॉग है जो वैसे ही हु इज नोन एज मैन्स बेस्ट फ्रेंड, और एक्चुअल में ये आपका बेस्ट फ्रेंड है। तो मेरे अपने डॉग्स हैं, दे कीप मी सच अ गुड कंपनी कि वो दे आर माई ट्रैवलिंग पार्टनर्स। मैं पढ़ाई करूं वो तब मेरे साथ बैठे हैं। आई मीन वो हर एक चीज में इन्वॉल्व है मेरे साथ। तो उनकी कंपनी में मुझे कभी महसूस नहीं होता कि मैं अकेली हूँ। और आई थिंक कि एक सिर्फ कुत्ते की बात नहीं है, ये तमाम जानवरों की बात है। अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क के अंदर जो बेजुबान है, आप मुर्गियों की हालत देखें बुचर शॉप्स पे क्या होती है। मैंने एक बुचर से कहा कि तुम इन मुर्गियों को पानी दो, ये प्यासी हैं। तो उसका जवाब मुझे आगे से ये था कि जब इनको ज़बा करते हैं तो इनका पोटा फूल जाता है, जो इनका गिजर्ड है वो फूल जाता है, वो स्वेल कर जाता है क्योंकि उसमें वाटर वेट आ जाता है। और फिर जो कस्टमर है वो हमारे साथ लड़ाई करता है इस चीज़ की कि तुमने इसको क्यों खाना खिलाया, क्यों पानी पिलाया। कुछ ग्राम्स का फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? हद से हद क्या 50 रुपए का फर्क पड़ जाएगा उसके अंदर। तो ये थोड़ी सी चीज लोगों ने भी देखनी है। आप उसी शॉप पे जाते हैं, आप मटन खरीदते हैं, वहां से बीफ खरीदते हैं, आप क्यों नहीं उसको कहते कि जानवर को पानी दो? मुर्गी के लिए क्यों नहीं आप पानी रखवाते वहां पे? उनकी कंडीशन आप देखें क्या होती है। तो ये जनरली मतलब इस चीज को अब आ रही है ये चीज, और ये चेंज भी एंड ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजन्स की भी है। आई थिंक हम लोग भी इन चीज़ों को निगलेक्ट करते हैं। डेफिनेटली इन इश्यूज को अगर हमारी तरफ से भी इसके ऊपर प्रेशर डाला जाए तो आई डू थिंक कि फिर गवर्नमेंट को भी उसी तरह से अकॉर्डिंगली एक्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल। इमरान, कहाँ पर गवर्नमेंट की जो नेग्लिजेंस है, जिस तरह मैं बात करी थी, अगर ये बजट जानवरों पर इस्तेमाल नहीं किया जाता तो फिर कहाँ इस्तेमाल किया जाता? बिल्कुल ऐसा ही है जैसे उन्होंने बात की कि तुर्की में जो है वो TNVR मुहिम में वैक्सीनेशन के बाद जो है वो बार कोड लगाते हैं, उसमें देखा जा सकता है। तो यहाँ पे लाइफ स्टॉक सेक्टर है, म्यूनसिपल अदारे हैं, वेटरनीज की फील्ड ऑफिसरान हैं, वो उनको वैक्सीनेट ही नहीं कर रहे, तो बार कोड का सफर तो बहुत आगे चला जाता है। बिल्कुल। बजट्स की जहाँ तक बात है, बजट्स की TNVR मुहिम के तहत इनमें जो है वो सालाना लाखों की तादाद में बजट होता है जिससे वैक्सीन खरीदी जाती है। इनकी प्रोडक्शन के हवाले से जो है वो तमाम तर आलात खरीदे जाते हैं, लेकिन उस तरीके से यहाँ पर वो चीज़ नहीं हो रही। मैं समझता हूँ कि लाइफ स्टॉक सेक्टर है ये टोटली फेल हो चुका है टू प्रोटेक्ट द स्ट्रे डॉग्स, और इसमें हम एक्शन होना चाहिए कि बजट आ रहा है तो क्यों इनकी जो है, ठीक है एक TNVR मुहिम लॉन्च की है, इसमें नस्ल अफजाइश में जो है वो उसको बंद करना है, थोड़ा थोड़ा करना है, तो उसको तो आप एक्सपेंड करें, वो ही नहीं किया जा रहा। लास्ट ईयर से अब तक लाइफ सेक्टर फैसलाबाद और वेटरनरी सेक्टर फैसलाबाद ने उस तरीके से कोई ऐसी जो है वो डॉग्स के हवाले से कोई वैक्सीनेट नहीं किया जा सका जो TNV मोहर में लॉन्च हो। इनका रिकॉर्ड जाता है आगे होम डिपार्टमेंट में कि फैसलाबाद ये डिस्ट्रिक्ट ने इतना काम किया है। तो यहाँ पर वैक्सीन तो मौजूद है, स्टेट डॉग्स को देखने वाला कोई नहीं है, कोई फील्ड ऑफिसरा नहीं जाता। सबसे बड़ी बात है माइंड सेट की, जो जब तक वो चीज़ नहीं समझ सकते तो ये किस तरह जा रहे हैं। वो जो वैक्सीनेट करने वाला डॉक्टर है वो खुद मतलब स्केर्ड फील कर रहा है कि मैं कैसे करूं। इसमें जो है वही बात आ जाती है कि एनिमल एक्टिविस्ट को साथ लेके इस मुहिम को कामयाब बनाया जा सकता है। और बीइंग अ सिटीजन हमें भी चाहिए कि जहाँ पर स्ट्रे डॉग्स आएँ उनके साथ जो है वो उस तरीके से रिएक्ट ना करें जिस तरह हम आम तौर पर देखा जा सकता है। कैंपेन्स का बड़ा फुकदान है, कैंपेन्स नहीं की जा रही, और इसमें एनिमल एक्टिविस्ट का एक मतलब दिन मुकर्रर किया जाता है, उसमें कुछ एक दिन से कुछ भी नहीं होता जब तक हम इनको प्रॉपरली एक प्लान के तहत जो है वो उसको आगे लेके नहीं जा सकते। प्रॉपर प्लानिंग एंड प्रॉपर अवेयरनेस दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। आज हम एनिमल राइट्स के हवाले से बात करें एंड ऑफकोर्स कहाँ पर हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, कहाँ पर अवेयरनेस की ज़रूरत है, कहाँ पर गवर्नमेंट के इदारों की तरफ से नेग्लिजेंस की वजह से ये इशू इस पॉइंट तक आ पहुँचा है। आखिर क्यों हमारी गवर्नमेंट जहाँ पर इतनी सारी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करने की कोशिश करती है, वहाँ पर एनिमल राइट्स को आज तक प्रायोरिटाइज क्यों नहीं किया गया। और डिफरेंट तरह की एग्जांपल्स हमारे पास दुनिया में मौजूद हैं जहाँ पर स्ट्रीट एनिमल्स के हवाले से अच्छी पॉलिसीज़ बनाई गई, अच्छे लॉज बनाए गए। एंड एक चीज़ जो कि मुझे हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट लगी है वो है लॉज एंड पॉलिसीज। बिकॉज हम कहते हैं कि इंसान शायद खुद को अकाउंटेबल ठहरा सकता है, खुद ही हम शायद अच्छा कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कुछ लोग फिर भी हर सोसाइटी में, मुआशरे में आपको ऐसे मिलेंगे या तो उनको पता नहीं होगा, अवेयर नहीं होंगे, और या फिर उनके लिए वो सिग्निफिकेंस नहीं रखता होगा, इंपॉर्टेंट नहीं होगा। इसलिए लॉज एंड पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वॉच बॉडीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि लोगों को उनकी गलतियों पर, उनकी जो भी गफलतें हैं उनके ऊपर अकाउंटेबल उनको ठहरा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे मुल्क में लॉज एंड पॉलिसीज मौजूद नहीं है, लेकिन उन पर
फोकस नहीं किया जाता, उनको प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता। इमरान, डिफरेंट हमने चीज़ों की बात की है, लेकिन अगर हम एक तरीका जो कि स्ट्रीट एनिमल पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, वो है न्यूटर कर देना इन एनिमल्स को, और या फिर ऐसी वैक्सीन का इस्तेमाल करना जिससे ये रिप्रोड्यूस ना कर सकते हम। कहाँ तक ये इस वक्त हो रहा है और कहाँ पर बेहतरी अभी आना बाकी है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो इनकी जो बजट यूटिलाइजेशन है वो नहीं हो रही। जब तक किसी चीज़ की बजट यूटिलाइजेशन ही ना हो तो उस प्रोजेक्ट को हम कैसे कामयाब और कैसे पाया तकमील तक पहुंचा सकते हैं। TNVM मुहिम के तहत जो है वैक्सीन है, आलात हैं, तमाम चीज़ें हैं, तमाम इनके जो जितने भी सेक्टर्स हैं जो फंक्शनल होने हैं वो भी नहीं हुए। बजट करोड़ों की तादाद में होता है। अब 6 करोड़ जो है बजट हर डिस्ट्रिक्ट को दिया जाता है इस हवाले से कि आप इस TNVM मुहिम को लॉन्च करें। तो ये लोग तमाम जो है गवर्नमेंट सेक्टर के एनिमल एक्टिविस्ट को आगे ले आते हैं कि जनाब हम इस को आगे ले के उसको कहते हैं कि एनिमल एक्टिविस्ट इसमें आएँ और वो आगे अपना किरदार अदा करें, हमें कुछ ना करना पड़े। ये तमाम बजट इनकी जेबों में जाता है। वैक्सीन खरीद ली, एक्सपायर होगी, एक रफ सा आइडिया दे दिया। तो TNVM मुहिम लॉन्च एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। जब तक हम अगर ये मुहिम कामयाब हो जाती है तो पाकिस्तान में जो स्ट्रे डॉग्स है ना, ये बिल्कुल एक जैसा तुर्की है, तमाम ममालिक, हमने पाकिस्तान की मिसाल दे सकते हैं कि यहाँ भी एक वो सिस्टम फंक्शनल हो चुका है। सबसे पहले TNVM मुहिम के तहत इनको वैक्सीनेट किया जाए और इनकी तमाम नस्ल अफजाइश के हवाले से इकदाम उठाए जाएँ। उसके बाद बार कोड लगाया जाए, बार कोड के हवाले से उसके आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें यहाँ पर शेल्टर्स के लिए इस्टेब्लिश करने चाहिए कि वो कुत्ता जो मतलब इस हालत में नहीं है उनको शेल्टर्स में जो है वो भेजा जा सके, रेस्क्यू किया जा सके। हम एनिमल एक्टिविस्ट के साथ एक MOU साइन करें इंटरनेशनली, नेशनली, तमाम के साथ, जो इन कुत्तों को, स्ट्रे डॉग्स को मतलब उस तरीके से लेके जा सके जिस तरह से अभी नहीं है। तो आई थिंक लाइव स्टॉक सेक्टर एंड द गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स फॉर द स्ट्रे डॉग्स, और हम इनको प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़रूरी है। जब तक इनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो कोई भी मुहिम जो है वो कामयाब नहीं बनाई जा सकती। लाइव स्टॉक सेक्टर को चाहिए, इनके जितने भी ऑफिशियल्स को चाहिए, तमाम बजट यूटिलाइज करें, TNVM मुहिम को कामयाब बनाएं, जो स्ट्रे डॉग्स हैं वहाँ जाएं। हमारे यहाँ ये होता है कि मेन एरिया में जहाँ पर DC और AC की नज़र पड़ती है, विजिट होता है, वहाँ जाते हैं। ऐसे इलाके में नहीं जाते यहाँ पर स्ट्रे डॉग्स की तादाद सबसे ज़्यादा है। विजिट करें अफसरान, बजट को यूटिलाइजेशन करें, और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं भी इनका जो है वो कैंप फंक्शनल नहीं है। ये अपने कैंप्स फंक्शनल कर दें, केनार रोड पे कर दें, समुद्री रोड पे कर दें, अब्दुल्लापुर में कर दें, कहाँ भी जिसको कहते हैं इमीडिएट इफेक्ट के साथ उसको हम रेस्क्यू कर सकें, कुछ जो भी है वो इकदाम उठा सकें। रेस्क्यू वाले ये करते हैं कि वो जो कुत्ते को काटता है जी कुत्ते को छोड़ देते हैं, मतलब वो तो चला गया ना, अगर वो इंजरी भी है उसको कुछ नहीं करते, इंसान को रेस्क्यू करके उसको जो है वो कह देते हैं कि जनाब ये कुत्ते के काटने के केसेस हुए हैं। कुत्ते की प्रोटेक्शन के लिए हमें जो है वो फैसलाबाद में TNV जो लॉज हैं उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवाई जा सकी, जिसकी वजह से फैसलाबाद में ये मुहिम जो है वो बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है। ना तो बजट यूटिलाइजेशन उस तरह से हो रहा है कि हम इन पर जो है वो अखराजात कर सके, और TNV मुहिम का तो है वो सिर्फ लाइव सेक्टर की फाइलों तक महदूद है, कोई भी बजट यूटिलाइजेशन नहीं है। एनिमल एक्टिविस्ट कर रहे हैं, अगर एनिमल एक्टिविस्ट उनके पास जाते हैं कि हमें इस तरह के साथ कुछ हमारे पास प्रपोजल हैं, कुछ प्लान हैं, इस तरीके से हम कर सकते हैं, तो वो उनका माइंड यही है कि जनाब हमें अपना काम करने दीजिए, आप लोग जो कर रहे हैं वो कीजिए। एंड इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इमरान के जब आप ऐसे लोगों को हायर करते हैं हु आर डूइंग देयर जॉब वर्सेस जब उन लोगों को हायर करते हैं जो एक्चुअली में उस सब्जेक्ट को लेके पैशनेट होते हैं। सो आई थिंक दैट्स द डिफरेंस देयर, बिकॉज इवन अरफा आई थिंक आज के हमारे डिस्कशन में आई कैन टेल कि आप कितनी पैशनेट है इस सब्जेक्ट को लेकर, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिस सब्जेक्ट की बात करें, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू प्रोटेक्टिंग एनिमल्स, तो आप उसके बारे में पैशनेट हो, कितना इंपॉर्टेंट है। एंड स्टाफ ट्रेनिंग में इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है कि एक्चुअली में जो स्टाफ है वो इस सब्जेक्ट पे पैशनेट है। अच्छा देखिए, जब तक आपको किसी चीज़ का जुनून नहीं होता, आप उसको लेके पैशनेट नहीं होते, आप उसमें कभी भी आगे जाने का हौसला नहीं रख सकते। और मैं वाकई इस चीज़ को लेके बेहद पैशनेट हूँ। मतलब मुझे मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे ये अपनी इबादत लगती है। जब मैं इनकी खिदमत करती हूँ तो मुझे ये महसूस होता है कि ये भी इबादत का एक जरिया है। और इनको ये कहना कि ये नजस हैं, तो इस पॉइंट को भी मैं क्लैरिफाई करती चलूँ कि 1,24,000 पैगम्बर आए इस दुनिया में,
और उन सबके पास जो हमें एक अकाउंट है हिस्ट्री का, वो ये है कि उनके पास बकरियां थी, वो चरवाहे थे। मैं अरफा आपसे पूछना चाह रही हूँ स्पेशली क्योंकि हम एनिमल्स को जब सोसाइटी में देखते हैं आज अपनी, और किस तरह से कई जगहों पर हमारा ट्रीटमेंट उनके साथ बिल्कुल भी सही नहीं है, क्या उसमें हमारी लैक ऑफ अवेयरनेस का भी रोल है? क्या हम बेहतर जानते नहीं हैं? बिल्कुल है। मैं इसी तरफ आ रही थी कि हमने मजहब को भी इसके अंदर इंडल्ज करना है हर हाल में इस टॉपिक के अंदर। और क्योंकि होगा ये कि जब हमें इस्लाम तो हमें यही बात सिखाता है ना कि आपने इनके साथ रहमदिली के साथ पेश आना है, तो जब हम इसके अंदर मजहब को भी लेकर आएंगे और जनरली भी हम सोसाइटी को भी एक मोरल ग्राउंड्स के ऊपर अवेयरनेस देंगे, तो बिल्कुल ये चीज आगे जाएगी। और रही बात वेटरनरी ऑफिसर्स की, तो वेटरनरी ऑफिसर्स को ट्रेनिंग जो है वो उनके इंस्टीट्यूशंस ने देकर भेजनी है। जैसे युवास है लाहौर के बीच में, झंग में भी युवास का कैंपस है, फैसलाबाद में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। जब ये डीवीएम की डिग्रीज दे रहे हैं तो इट इज देयर जॉब टू इंजेक्ट कंपैशन इन देयर स्टूडेंट्स एज वेल, ताकि जब वो बाहर आए अपनी फील्ड में तो वो उसको सिर्फ एक अपने प्रोफेशन को कमर्शलाइज ना करें बिल्कुल भी, और वो उस कंपैशन के साथ जो उनकी डिग्री उनसे डिमांड करती है वो उसको जरूर सामने लेके आए। एंड ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पैशनेट होना भी बहुत होना चाहिए, स्पेशली अगर हम वेटनरी डॉक्टर्स की बात करें, अगर हम ओवरऑल स्टाफ की बात करें जो कि इन इश्यूज़ को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। इमरान, अगर हम रैप अप करें अपने सारे डिस्कशन को आज, तो क्या कहेंगे, कहाँ पर हमारा कंट्रीब्यूशन ज़रूरी है इस वक्त? अवाम क्या कर सकती है, किस तरह हम अपना रोल प्ले कर सकते हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले एजुकेशन इंस्टीट्यूट में ये डॉग्स के हवाले से कैंपेन्स लॉन्च होनी चाहिए, जिसमें लाइफ स्टॉक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर को इसके हवाले से इकदाम करने चाहिए। कैंपेन्स को कामयाब बनाने के लिए सिविल सोसाइटी, एनिमल एक्टिविस्ट और तमाम लोगों को साथ लेके चलना चाहिए। इसकी बजट यूटिलाइजेशन करनी चाहिए, अगर नहीं हो रहा तो उसका ऑडिट होना चाहिए। और इन तमाम तरीकों में जहां पर जो नॉन प्रोफेशनल्स लोग हायर किए हुए हैं उनको बैकफुट में जाके जो नए लोग उनकी तैनाती की जाए, एनिमल एक्टिविस्ट को साथ दिया जाए, स्ट्रे डॉग्स के हवाले से कैंप्स कायम किए जाएं ताकि फैसलाबाद में इसकी जो अफजाइश है उसके साथ साथ जो आम आदमी को काटने के केसेस हैं उस पे भी जो है वो कमी आ सके। और उसके साथ साथ जो है हमें भी बीइंग अ शहरी स्ट्रे डॉग्स को गुड डॉग्स बनाने में अपना किरदार अदा करना चाहिए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ले लें और गवर्नमेंट सेक्टर ले लें, कैंपेन्स नहीं हो रही, तमाम जो है वो वेटनरी के हवाले से कैंपेन्स की जाती हैं, लेकिन डॉग्स के हवाले से यहाँ पर कैंपेन्स नहीं की जाती। डॉग्स को लेके ये काफ़ी जो है वो नेगेटिव माइंड करते हैं, जो इनिशिएटिव लेते हैं उनको भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है। हम क्रिटिसाइज गवर्नमेंट को करेंगे, वो TNVR मुहिम लॉन्च के हवाले से ना तो बजट यूटिलाइजेशन कर रही है, ना कैंप्स बना रही है, ना एक कंपेन कर रही है। आप कम से कम एक कंपेन तो कर दें कि हम जनाब ये TNVR मुहिम है क्या है। 95% फैसलाबाद की आवाम को ये नहीं पता कि TNVR मुहिम है क्या, उसकी यूटिलाइजेशन तो बड़ी दूर तक की बात है। सबसे पहले इस तरफ आना चाहिए कि TNVR मुहिम को एक्सपेंड किया जाए, लोगों को बताया जाए, रूरल एंड अर्बन एरियाज में तमाम लोगों को बताया जाए कि TNVR मुहिम ये है, इसमें ये एनिमल एक्टिविस्ट को साथ लेके चला जाए। और इसमें कंट्रीब्यूशन एनिमल एक्टिविस्ट बहुत कर सकते हैं। इनके अगर इनके पास बजट कम है तो एनिमल एक्टिविस्ट के पास इतना जुनून है वो इसमें डोनेट कर सकें इन स्ट्रे डॉग्स को गुड डॉग्स बनाने के लिए। अगर आप कुछ कहना चाहें एक लाइन में। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी कि इस दुनिया में वाहिद एक बीमारी है कि जिसका इलाज भी मौजूद है और उससे सबसे ज़्यादा की डेथ होती है और जानवरों की, वो भूख है। तो प्लीज़ कोशिश करें कि अपने इर्द गिर्द जितने भी आवारा जानवर हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, प्लीज़ इनको खाना खिलाएं। ना सिर्फ जानवरों को, आपके इर्द गिर्द इंसान भी बहुत है जिनको आपकी ज़रूरत है। तो प्लीज़ ज़रूर करें। आपने उतना ही खाना है जितना अल्लाह ताला ने आपके नसीब में लिखा है, उसको शेयर करना। बहुत ही खूबसूरत पैगाम। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मच जाएगा हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सीरिया चैन में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आपको पता है कि आज हमारा फर्स्ट हाफ एनिमल राइट्स के हवाले से था और हमारी कोशिश रही कि ना सिर्फ हम अवेयरनेस जनरेट कर पाएँ बट ऑल्सो लॉज एंड पॉलिसीज़ को हाईलाइट कर पाएँ जो कि मौजूद हैं एनिमल प्रोटेक्शन के लिए। आप क्या कर सकते हैं, आप किस तरह से अपना कॉन्ट्रीब्यूशन इस सारे चीज़ के अंदर, एनिमल प्रोटेक्शन के अंदर आपका क्या रोल है, आप किस तरह से इस इशू को बेहतर करने में हेल्प आउट कर सकते हैं। बड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि हम खुद कर सकते हैं और बहुत सारी सिचुएशंस को और बहुत सारे हमारे माशरती मसाइल को आप हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए हमारी आज कोशिश रहेगी कि ऑल्सो आप लोगों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दें, बिकॉज
आई पर्सनली बिलीव कि हम जहाँ पर पहले रिलाई करते थे डिफरेंट क्रीम्स के ऊपर, डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स के ऊपर अपनी स्किन केयर के लिए, वहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम नेचुरल चीज़ों की तरफ आएँ, ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ आएँ। किस तरह से हम बेहतर तरीके से अपनी हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं, अपनी स्किन का ख्याल रख सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स आपने खुद नोटिस किया होगा कि जब भी जितने भी लोग हैं जो कि नेचुरल प्रोसेसेस को अपनाते हैं इंस्टेड ऑफ क्रीम्स की तरफ जाने के लिए या स्पेसिफिक चीज़ों की तरफ जाने के लिए, वो हमेशा ज़्यादा ग्लो करते हैं, हेल्दियर लगते हैं। योगा की इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस के बारे में हम पहले भी बहुत सारे डिफरेंट शोज़ कर चुके हैं, लेकिन आज हम स्पेशली फेशियल योगा के हवाले से बात करेंगे। और मैं कुछ चीज़ें आपको बताती चलूँ कि जब भी हम फेशियल योगा की बात करते हैं, ना सिर्फ ये टेंशन को ईज़ करने के लिए काम आता है, लेकिन अगर हम एंटी एजिंग की बात करते हैं, जो कि आजकल आपको मार्केट में टन्स ऑफ प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं एंटी एजिंग के लिए, वहीं पर योगा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम स्ट्रेस को कम करने की बात करते हैं, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है आपकी ओवरऑल हेल्थ में, मेंटल हेल्थ, स्किन हेल्थ, ओवरऑल आपका किस तरह से आप खुद अपनी फिजिकल हेल्थ का भी ख्याल रख पा रहे हैं। इसके अलावा भी ये बात कर लेते हैं कि ना सिर्फ स्किन टाइट होती है आपकी, आपके जो फेशियल मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन होते हैं, स्पेशली जब आप एज करते हैं, आप स्पेसिफिक 40s 50s में जाते हैं, तो उस वक्त पर भी ये मदद आपकी कर सकता है आपके ओवरऑल फेस स्ट्रक्चर को बेहतर तरीके से आगे प्रोलॉन्ग करने के लिए। आगे चलते हुए हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान मौजूद होंगे जिनसे गुफ्तगू करेंगे इसी हवाले से। जी मैं आपका जल्दी से इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। सबसे पहले तो हमारे साथ योगी नईम मौजूद हैं जो कि योगा एक्सपर्ट हैं, हमारे शो में पहले भी आ चुके हैं और आपको योगी नईम हमने एक्चुअली में ग्रो करते हुए देखा है। तो आई स्टिल रिमेंबर कि जो पहली दफ़ा मेरी आपसे शो में मुलाकात हुई थी और जब आप योगा के बारे में अवेयरनेस जनरेट करना आई थिंक आपने स्टार्ट ही किया था उस वक्त पे, और कहाँ से आपने स्टार्ट किया और किस तरह से आपने ग्रो किया, तो आई थिंक दैट एब्सोल्युटली अमेजिंग टू सी और बहुत खुशी महसूस होती है बहुत शुक्रिया आपकी ग्रोथ देख के, आपके सक्सेस को देख के। आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। इसी के साथ योगी एसएन भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ऑल्सो योगा एक्सपर्ट है, आपको वेलकम करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए और हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। आप दोनों का बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है योगा को एज अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस करवाने में, री इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, एंड इनफैक्ट बहुत सारे डिफरेंट टेक्निक्स जिनका इस्तेमाल करके स्ट्रेस रिलीफ पर मुझे पता है हम शोज कर चुके हैं, ओवरऑल फिजिकल हेल्थ के ऊपर हम शोज कर चुके हैं, वेट लॉस के ऊपर हम शो कर चुके हैं। तो आई थिंक योगा मल्टी पर्पज सर्व करता है और बहुत सारे डिफरेंट इश्यूज जो कि हम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं उनको सॉल्व करने के लिए काम आता है। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग, तो वाई फेशियल योगा। योगा बहन जितनी इंसानी जिस्म की बीमारियां हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा आजमूदा है और ये एक कदीम तरीका इलाज है। इंसानी जिस्म में जो गंदगी रह जाए उसको निकालने के, जैसे आज हमने स्किन का टॉपिक रखा है फेशियल योगा। फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ योर माइंड। आपका जो ब्रेन होता है, जिस तरह का आपका ब्रेन सोचता है, अगर एक अच्छे सोच के मालिक होंगे तो आपका चेहरा हमेशा ग्लो करेगा। अगर आप तंग सोच के मालिक हैं और बेहतरीन नहीं सोच पाते, आप हर टाइम नेगेटिव सोचते हैं, हर वक्त आप सोचों में खोए रहते हैं और कभी किसी की लेग पुलिंग का सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, तो कभी भी चेहरे पे ग्लो नहीं आ सकता। अगर आप चाहते हैं कि फेस पे रिंकल्स ना आए तो आप परेशान ना हो, आप गुस्से में ना आए, आप मुंह के स्टाइल ना बनाएं। मुंह को अक्सर लोग एक्सरसाइज करते हुए टाइट कर लेते हैं, बहुत बड़ी गलती है। हमने देखा है जिम के अंदर, हमने देखा है लोगों को मैट के ऊपर योगा करते हुए कि एक्सरसाइज करते हुए मुंह का जोर ज़्यादा लगा रहे होते हैं। तो जब मुंह का जोर लगाएंगे तो रिंकल्स आएंगे। चेहरे को रिलैक्स रखना है। अगर आप मेंटली खुश हैं, आप जैसे बात करें, मैं अपने फेस को रिलैक्स करने की कोशिश जैसे रिलैक्स करेंगे आपके रिंकल्स खत्म हो जाएंगे। अच्छा। इंसान की चेहरे पर रिंकल्स आते तब हैं जब वो अपने दिमाग से खिंचा हुआ होता है। जैसे ही आप दिमाग से खिंच जाते हैं, जैसे मैं आप थोड़ा सा टाइट हो जाऊं तो ये मेरे चेहरे पर रिंकल्स आ जाएंगे। मैं स्माइल दूंगा तो चेहरा मेरा जो है वो खिल उठेगा। इंसान का चेहरा तभी खिलता है जब वो मेंटली रिलैक्स हो। मेंटली खाली कितना है, लोगों को अपने साथ रखा हुआ है या अपने अंदर आप ही है। अपने साथ खुद रहना है, फिर लोगों के साथ रहना है। हम लोगों को अपने अंदर रखते हैं और अपने से हम टूटे हुए हैं, जुड़े हुए हम लोगों के दूसरी चीज़ों से, हम मसाइल से जुड़े हुए हैं, तो चेहरे पे जो है वो उसके असरात आते हैं। अच्छा, आज की जो सिचुएशन है, आई थिंक आई फाइंड दैट वेरी इंटरेस्टिंग। इतनी इंटेंस सिचुएशंस होती हैं, पॉलिटिकली देख लें, इन्फ्लेशन के सूते हाल देख, कैसे ना करें स्ट्रेस? उसकी बहुत बड़ी वजह एक ये है कि हम चीज़ों को जो है वो जब
अपने ऊपर सवार करते हैं ना, तो उसमें हम सबसे पहले अपनी आंख का जो है ना वो अमल, जो आंख की एक एक्यूरेसी है, उसको हम खो बैठते हैं। मिसाल के तौर पर हमारी आंख देख तो रही होती है, लेकिन जो आपके सामने चीज़ें हम उसको प्रॉपर देख नहीं पाते, जिसकी वजह से आपका ब्रेन दौड़ता है। इंसान का ब्रेन तब दौड़ता है जब आंख खुली तो है लेकिन काम नहीं कर रही। अगर आपकी आंख काम कर रही है, जहां पे आप देख रहे हैं, तो आपका ब्रेन रुका हुआ होता है, आप थॉटलेस पोजीशन में होते हैं। जैसे मैं आपको देख रहा हूं, ये थॉट नहीं है, ये प्रेजेंट है। इंसान अगर अपनी बीनी, इसको योग ने बीनी कहा है, ट्राटिक एक लफ्ज है योग में, एक पूरा एक चैप्टर है ट्राटिक का, और ट्राटिक बेहतरीन क्रिया है। 6 क्रिया हैं जो मशहूर क्रिया हैं। क्रिया का मतलब होता है सफाई के तरीके, जैसे आज स्किन के लिए भी हमें क्रिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जहां पे गंदगी हो जिस्म के अंदर, तो उसको साफ करने के लिए योग ने क्रिया का एक चैप्टर दिया। तो क्रिया में एक चैप्टर ट्राटक का है। ट्राटक में आगे फिर 4 जो है वो बीनियां हैं। एक है नुक्ता बीनी, जिसमें हम को एक नुक्ता लगा के उसको देखते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये बहुत एहतियात से करने वाली चीज़ें हैं। ये किसी माहिर के साथ की जाएँ तो इसका फ़ायदा होता है, अगर खुद से की जाएँ तो फिर इसका बजाय फ़ायदे के साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम जो आपके वो बन जाते हैं, साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स। उसमें आप एक नुक्ता लगा लेते हैं सामने, और उसको आप देखते हैं और अपनी आँख का इस्तेमाल करते हैं और अपने ब्रेन को रोकने की कोशिश करते हैं। और एक है शमा बीनी, आप मोमबत्ती जलाते हैं और उसके शोले को देखना शुरू करते हैं, उसमें फिर आप अपने ब्रेन को रोकने की कोशिश करते हैं, थॉटलेस होने की कोशिश करते हैं। एक है माह बीनी, जो चांद, माह कहते हैं चांद को, चांद को देखना। पुराने ज़माने में लोग चांद को देखते थे, तो चांद को देख के उसको अपने दिमाग को रोकने की कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ सोचें रुक जाएं। एक है शमस बीनी, सूरज को जब सुबह सूरज निकल रहा होता है तो उसको देखा जाता है, सूरज को देख के दर्शन कहा जाता है, जिसको सूर्य दर्शन, वो आप करते हैं तो उससे आपका ब्रेन लम्हा मौजूद में आ जाता है। तो ये बीनियाँ हैं मुख्तलिफ, जिसमें आप अपने दिमाग को रोक सकते हैं। तो योग बेस करता है ट्राटिक के ऊपर। जैसे ही आप किसी भी जगह पे अपनी आंखों का इस्तेमाल करते हैं, सही इस्तेमाल करते हैं, तो आपका ब्रेन थॉटलेस हो जाता है। जैसे ही आप आंखों का इस्तेमाल छोड़ते हैं, आपका ब्रेन जो है वो थॉट्स में चला जाता है। अच्छा, अगर हम फेशियल एक्सरसाइजेस की बात करें फॉर योगा, तो क्या स्पेसिफिकली किस तरह के एक्सरसाइजेस? कोई भी एक फेशियल योगा में हम मार्मा पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि चेहरे के ऊपर कुछ ऐसे मार्मा पॉइंट्स हैं जिनके जरिए से आप अपनी एज को रिवर्स कर सकते हैं। आपके रिंकल्स आ गए, आप उनको कम कर सकते हैं। पूरी बॉडी पे मार्मा पॉइंट्स होते हैं, लेकिन आज क्योंकि हमारा फेशियल योगा है, क्योंकि हम नेक्स्ट हम किसी वक्त में कायाकल्पा करेंगे। कायाकल्पा एक टेक्निक है जिससे पूरी बॉडी की एज रिवर्स की जाती है, कायाकल्पा। लेकिन आज क्योंकि हमारा एक फेशियल योगा पे टॉपिक है, तो हम अपने चेहरे के हवाले से मार्मा पॉइंट्स का डिस्कस करेंगे। चेहरे के ऊपर कुछ मार्मा पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। अगर आप आंखों को यंग करना चाहते हैं, आपकी आंखें जो हैं इनके इर्द गिर्द रिंकल ना आए, तो सबसे पहले ये 4 पॉइंट्स आप देखें अपने शहादत की उंगली से। आंख के सेंटर में जहां आईब्रो है आपके, इस पे आप हल्का सा प्रेस करेंगे और इसको 7 सेकंड तक रोकेंगे। काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और इसको फिर 5 सेकंड आप रिलैक्स करेंगे। या फिर यूं भी कर सकते हैं कि दूसरे पॉइंट को 7 सेकंड फौरन कर लें आप। अगर आपने एक ही पॉइंट को करना तो फिर 5 सेकंड उसमें रेस्ट जरूर हो। फिर ये जहां पे आंख खत्म हो रही है, यहां पे आप हल्का सा, अच्छा जोर नहीं लगाना, बिल्कुल लाइट सा, सिर्फ फिंगर आपकी जो है वो टच हो। 1 2 3 4 5 6 7, और फिर तीसरा पॉइंट है आंख का जैसे ऊपर सेंटर था, इसी तरह नीचे सेंटर। 1 2 3 4 5 6 7, और इसके बाद फिर आखिरी पॉइंट जो है वो अंदर जहां से आंख खत्म हो रही है और नाक की हड्डी शुरू हो रही है, और इसको आप नाक की हड्डी की तरफ प्रेस करेंगे हल्का सा, बहुत जोर नहीं लगाना। 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके ये 4 पॉइंट्स हैं जो आपके आंखों के इर्द गिर्द जो रिंकल्स आते हैं उनको कम करते हैं। अगर आपको यहाँ पे रिंकल्स आ रहे हैं आंख के इर्द गिर्द, यहाँ पे आपके प्रॉब्लम हो रहा है, आंख आपकी स्वेल, अक्सर लोगों की आंख स्वेल होती है यहाँ से, स्वेल होते हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह जो है ना वो योग ये कहता है कि किडनी प्रॉब्लम होता है। अगर आंख के नीचे वाले हिस्से पे स्वेलिंग है तो आपको अपने किडनी का चेकअप कराना होगा। आपकी किडनी जो है वो फिल्टर नहीं कर पा रहे,
देखें, बॉडी के अंदर से जो सफाई के जो जराए हैं वो 2 ऑर्गन आपके काम करते हैं, एक किडनी है और एक लिवर है। ये दोनों ऑर्गन जब आपके प्रॉपर काम नहीं कर पाते तो आपके दोनों के असरात चेहरे पे आते हैं। आपका किडनी प्रॉब्लम होगा तो आपकी आंखों के इर्द गिर्द प्रॉब्लम होगी, और अगर आपका लिवर प्रॉब्लम होगा तो आपके यहाँ पे स्याहियाँ पड़ना शुरू हो जाएंगी चीक्स के ऊपर। तो उससे आपकी स्किन जो है वो ग्लो नहीं कर पाएगी कभी भी। अगर आप फेस को यंग रखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी ग्लो भी हो, तो हम चिक्स को जितना ऊपर उठा सकते हैं, ये अब हम चिक्स को नीचे ना गिरने देंगे। बुढ़ापा जो होता है ना, चिक्स गिर जाती हैं इससे। इनको कैसे ऊपर उठाया जाए, इसके पॉइंट्स हैं। इसके 3 पॉइंट्स हैं। एक आपके नाक के बिल्कुल जहां खत्म होता है, यहां पे आप हल्का सा टच करें। 1 2 3 4 5 6 7 और फिर छोड़ दें। और फिर ये जहां चिक्स का सेंटर बनता है, जो हड्डी आपकी थोड़ी सी आपको फील होती है, इसके ऊपर आप हल्का सा रखेंगे, जोर नहीं लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और फिर इसी के साइड पे जब ये जो पॉइंट है बिल्कुल इसी लाइन में आप थोड़ा सा साइड पे ले जाएंगे और यहाँ टच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ये मार्मा पॉइंट्स के नाम से आप सर्च भी कर सकते हैं, आपको गूगल पे मिल जाएंगे, यूट्यूब पे पूरी इसकी ट्रेनिंग मिल जाएगी। तो ये योग का हिस्सा है, ये फेशियल योग। आपके ये 3 पॉइंट आपके चिक्स के लिए हैं। और एज लाइन को कम करने के लिए, जो एज लाइन यहाँ आ जाती है अक्सर कहने के वक्त से पहले एज लाइन वाजे हो जाती है, आप बूढ़े नजर आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब बुढ़ापा आता है तो यहाँ एक वाजे लाइन आ जाती है। अच्छा, एंड ऑफ कोर्स एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। योगी एहसन ये भी जरूर बताएगा, आपके एक्सपीरियंस में क्या फेशियल स्ट्रक्चर्स या क्या इश्यूज होते हैं जो कि सबसे पहले आपको एजिंग में नजर आना शुरू होता है? इसमें आजकल ये है कि जैसे नींद की कमी का बहुत इश्यू है, अपने आप को दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा मसरूफ़ कर लेना, इसकी वजह से मुख्तलिफ इश्यू होते हैं। तो कुछ इसमें हमारे मावनत कर सकती है। ब्रीदिंग भी है, जैसे सर ने पॉइंट्स बताए हैं, तो इसमें हम ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। उसमें सिद्धकारी है, ज़ुबान को कहते हैं कि पीछे की तरफ फोल्ड करके, पीछे की तरफ जब सांस, फिर नाक से सांस बाहर निकालेंगे। 5 से 10 दफ़ा हम रोज़ाना कर लें, इससे हमारी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। हमारी वो स्किन की स्किन केयर और प्रोडक्ट बेस्ड स्किन केयर, ऑर्गेनिक ज़्यादा बेहतर रहती है इसमें। जी ज़ाहिर बात है, जैसे हम खुराक खाते हैं या खाना खाते हैं उसका असर भी होता है। तो हमें कोशिश की जाए कि जो कुदरती नेचुरल तरीका है उससे हम खासकर जैसे हमारी खाने की रूटीन चेंज हो गई है तो उसकी वजह से स्किन प्रॉब्लम आती है। तो इसके अलावा जो एक और ब्रीदिंग है जिसमें हम कर सकते हैं, एंटी एज, अपने आप को अपनी उम्र से कम नज़र आने के लिए भी कर सकते हैं। तो उसमें एक ब्रीदिंग है कि उसमें 4 मरतबा सांस को हम लेंगे और 4 मरतबा सांस को बाहर निकालेंगे। उसका तरीका ये है कि पहले 4 स्टेप में लिया, फिर 4 स्टेप से निकालना। ये हमारे फेस के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, जो खासकर फेस के लिए है। यानी कि एक्चुअली में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी हेल्प कर सकती हैं आपको। बिल्कुल जी, ब्रीदिंग जो योगी एहसन ने जैसे सिद्धकारी प्राण का बोला, ये अगर आपको ड्राइनेस रहती है स्किन के ऊपर तो बेहतरीन ब्रीदिंग है आपकी ड्राइनेस खत्म करने, पूरी बॉडी की ड्राइनेस खत्म करने के लिए। अगर डैंड्रफ है आपके बालों में उसके लिए बेहतरीन ब्रीदिंग है। ये आपके जिस्म के ऊपर से खुश्की को खत्म करती है। जुबान को पीछे फोल्ड करना और दांत मिला के मुंह के जरिए सांस को लेना, नाक से खारिज करना है। सिद्धकारी संस्कृत जुबान का लफ्ज है, सिद्धकारी का मतलब है चूसना या चूमना। तो सांस को आपने चूसते हुए लेना है। जैसे कि पानी अगर आप चूस के पिएंगे तो आपके स्किन प्रॉब्लम नहीं होंगे। अगर हम पानी एकदम पी लेते हैं जिसकी वजह से पानी यूरिन की शक्ल में निकल जाता है, अभी हमने किडनी की जैसे बात की, तो अगर ये आप चाहते हैं कि आपकी स्किन को पानी मिले तो आप पानी को बहुत चूसते हुए पिए, आहिस्ता आहिस्ता। ये मसनून अमल है। तो अगर आप इस तरह पानी पीते हैं तो आपको प्यास भी जल्दी बुझ जाएगी और आपकी बॉडी को पानी मिल जाएगा।
आपका जो सिस्टम है पानी लेने वाला वो एक्टिव हो जाएगा। और दूसरी जो ब्रीदिंग इन्होंने बताई सातानामा, उसका नाम मैं इसलिए नाम बता रहा हूँ कि आप सर्च करना चाहें व्यूवर्स तो उसमें उनको आसानी हो। सातानामा, सातानामा प्राण जो है ये एंटी एजिंग की बेहतरीन प्राण है। ये आपको रिवर्स एज में ले जाती है, आपके चेहरे की एज आपको ये ग्लो भी लेके आती है स्किन के ऊपर। इसमें 4 झटके लेने हैं, लेते हुए भी 4 झटकों से निकालना है। झटके को समझना बड़ा जरूरी है। अभी आप ये देखें कि अब हमें छींक आती है तो कितना हमें जो है वो झटका लगता है, तो हम उस पर कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमें इस्लाम ने जो उसमें कहा कि जब भी आपको छींक आए तो आपने कहना अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, एक तो आपको छींक आई और आप शुक्र अदा कर रहे हैं। क्यों शुक्र अदा कर रहे हैं? क्योंकि ये वो झटका है जो आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है। तो कुछ झटके नर्वस सिस्टम के जो क्लॉट्स होते हैं उनको निकाल देते हैं। मेडिकल यूं कहता है कि अगर छींक ना आए तो आपको फालज हो सकता है। जब आपको छींक आती तो आपका जो नर्वस सिस्टम है उसमें कोई ना कोई ब्लॉकेज होना हो रही होती है तो वो निकल जाती है। तो इसलिए कहते हैं छींकों को रोके मत। तो अगर हम ये मसनूई झटके ले लें तो एक्चुअली में हम उस प्रोसेस में भी हेल्प आउट करते हैं। ये हम नर्वस सिस्टम को रिलैक्स कर रहे हैं। तो चेहरे की जो हमने शुरू में बात की कि चेहरा आपका दिमाग है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ योर माइंड। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, जितना आपका नर्वस सिस्टम आपका पकड़ा होगा, जकड़ा होगा, आपके चेहरे पे खुशी नहीं आ सकती। बिल्कुल। और अभी मैं यही सोच रही हूँ कि किस तरह से स्ट्रेस बिल्कुल नहीं करना है, नो मैटर बट, चाहे ट्रैफिक ज्यादा हो, बिजली जा रही हो, कुछ भी हो रहा हो। ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सीरिया चंद में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, फेस योगा के हवाले से बात कर रहे थे, जहाँ पर डिफरेंट टेक्निक्स एंड प्रोडक्ट्स का हम इस्तेमाल करते हैं अपनी ओवरऑल हेल्थ का ख्याल रखने के लिए, स्किन का ख्याल रखने के लिए। वहाँ पर जितना नेचुरल एंड ऑर्गेनिक तरीकों की तरफ आएँ उतना हमारे लिए बेहतर रहेगा। और स्पेशली अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं, स्किन हेल्थ की बात करते हैं, देर एक्चुअली कनेक्टेड। और शायद हम ये चीज़ रियलाइज़ नहीं करते हैं। ओवरऑल अगर हम एक्सरसाइजेस की बात करें योगी नाइम, आई थिंक वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती हैं। और मैं फिजिकल एक्सरसाइज के लिए, सो अगर आप फॉर एग्जाम्पल कार्डियो करते हैं या आप योगा करते हैं ओवरऑल, या डिफरेंट और तरह की एक्सरसाइजेज हैं जो कि आप करते हैं, क्रंचेस करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज आप करते हैं, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं वो आपकी ओवरऑल स्किन हेल्थ के साथ? देखें, जैसे हमने शुरू में बात की कि अगर आप जोर आजमाई करते हैं और मुसलसल अपने चेहरे को बिगाड़ते हैं तो उससे तो आपके चेहरे के ऊपर जो है वो फ्रेशनेस नहीं रह सकती। जैसे ही आप जोर लगाते हैं, आपका चेहरा अगर टाइट हो रहा है, आप अगर फ़र्ज़ करें मिसाल के तौर पर मैं बाजू को अपने स्ट्रेच करना चाह रहा हूँ और अगर मैं मुंह भी साथ ऐसे बनाऊंगा तो मेरे मुंह पे तो फ्रेशनेस नहीं आ सकती। मेरा सिर्फ जब जोर लगे तो ये बाजू का जोर लगे, चेहरा मेरा रिलैक्स रहना चाहिए। ये एक टेक्निक है कि अपने जिस पार्ट को आपने यूज़ करना है उसी को आपने बाकायदा तौर पर पूरा फोकस उस पर करना है। अगर इस तरह आप योग करते हैं, इस तरह आप एक्सरसाइज करते हैं तो इसका इफेक्ट आपके चेहरे पर, पूरी बॉडी पे आपके जो है वो 100% आता है। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं कि आप योगा का पोज कर रहे हैं कोई ऐसा जिसमें आपका चेहरा बिगड़ गया है, अक्सर लोग जैसे फ़र्ज़ करें मैं कहूँ कि ऊपर देखें तो यूं करके देखते हैं ऐसे, तो चेहरे माथे के ऊपर ऐसे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, माथे के ऊपर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, तो उससे फिर लाइनें बन जाती हैं माथे के ऊपर। तो अगर मैं कहूँ कि ऊपर देखें तो अगर चेहरे को रिलैक्स रखते हुए सिर्फ मैं अपने सीने को ऊपर उठाऊँ तो इससे आपका चेहरा रिलैक्स रहेगा। ऐसे बहुत सारी गलतियां हैं एक्सरसाइज करने में जो लोग करते हैं और चेहरे को बिगाड़ लेते हैं। तो अब हम क्योंकि माथे की जो ये रिंकल्स हैं, माथे के मार्मो पॉइंट्स भी डिस्कस करना चाहेंगे। अगर आपके जो माथे के ऊपर यहाँ पे लाइनें हैं तो इनको कम करने के लिए 4 पॉइंट्स हैं। जहाँ से आपके नाक की हड्डी है इसके बिल्कुल सेंटर में ये चारों उंगलियाँ ऐसे टच कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 और फिर एक उंगली के फासले से फिर दूसरी जगह पे एक उंगली का फासला कर लेंगे और फिर यहाँ पे आप टच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और फिर एक उंगली का और फासला बढ़ा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और फिर लास्ट पॉइंट जहाँ पे आपकी आंखें आईब्रो ख़त्म हो रही हैं, माथे का एंड है वहाँ पे आपके 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 4 पॉइंट्स अगर आप करते हैं 7 टाइम, 7
काउंट के साथ 7 टाइम करते हैं तो इससे आपके यहाँ पे जो झुर्रियाँ आ जाती हैं, अक्सर लोगों के ऐसे बाल आ जाते हैं, तो इसको कम किया जा सकता एंड है। ऑफ कोर्स मेरी आई थिंक कोशिश होगी कि आज हमारी ऑडियंस के लिए स्पेशली ये टिप्स एंड ट्रिक्स हम शेयर कर सकते हो। तो अगर आप लोग भी एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं और इनफैक्ट अगर आप अपने अर्ली 20s में भी हैं, जितनी जल्दी आप अपनी स्किन का ख्याल रखना शुरू करेंगे, जितनी जल्दी आप बेहतर तरीके से फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल हेल्थ का अपनी ख्याल रखेंगे और जिस तरह से बहुत ही अमेजिंग जो एक्सरसाइजेज बताई हैं योगा के हवाले से योगी नईम ने, उनको अपनी डेली रूटीन में ऐड करें। फॉर एग्जांपल अगर आप सुबह उठते हैं, उठकर आप 5-10 मिनट अपने लिए निकाल लें। इसके अलावा या अगर आप रात को सोने से पहले कोई आपकी स्पेसिफिक स्किन केयर रूटीन है, उसके साथ ये ऐड कर लें कि आप जो भी आपने मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है, अपना फेस वॉश करना है, उसके बाद आप लाजमी इन टेक्निक्स को इस्तेमाल करें, इनको ट्राई आउट करें और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना जल्दी शुरू करें उतना बेहतर रहता है। इनफैक्ट आजकल तो आप देखेंगे कि टीनेजर्स एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो अगर एक साइड पे एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स को रखें योगी नहीं और दूसरी साइड पे हम रखें फेशियल योगा को, दोनों का कॉम्बिनेशन या फेशियल योगा? मैं ये कहूँगा कि दोनों को ही इस्तेमाल कर लें, लेकिन इसमें एक्सट्रीम लेवल पे मत जाएं। किसी भी चीज़ में कोई भी, अगर आप कोई भी चीज़ को एक्सट्रीम लेवल पे जाते हैं तो उसके बजाय फ़ायदे के बॉडी को नुकसान होने लगता है। हमेशा एक एतदाल के साथ, म्याना रवि के साथ चीज़ों को इस्तेमाल किया जाए। योग भी अगर आप करते हैं तो योग भी ये है कि हफ्ते में 3 दिन करना चाहिए, 7 डेज योग नहीं करना चाहिए। ये योग कहता है, मैं नहीं कह रहा। योग मैक्सिमम 3 डेज अ वीक है। अच्छा, ऑल्टरनेट करना चाहिए या ऑल्टरनेट कि जिस तरह से अगर आप एक दिन कार्डियो करें, फॉर एग्जांपल आप फिजिकल एक्सरसाइज करें, आप 3 दिन जो है फेशियल योगा की तरफ। क्यों मैं कह रहा हूँ 7 डेज नहीं करना चाहिए? ये योग क्यों कहता है? योग कहता है कोई भी चीज़ आप 7 डेज करते हैं वो आपकी बॉडी की हैबिट हो जाती है, और हैबिट कभी फायदा नहीं पहुंचाती। हैबिट आपकी हमेशा आपको नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि आप उसमें खो जाते हैं, मेंटली आउट हो जाते हैं। आप हैबिचुअल होकर चीज़ें करते रहते हैं। हम आम रूटीन में अपने घर जाना हो, हम हैबिचुअल तौर पर गाड़ी चला रहे होते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं, बातें कहीं कर रहे होते हैं, दिमाग कहीं होता है और अपने घर के सामने हमारी गाड़ी पहुंची होती है। ये हैबिचुअल है हम, ठीक है ना? तो ये चीज़ें नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसमें आपका एक्सीडेंट होने का खदशा बढ़ जाता है, जिसको फिर मसनून ये है कि रास्ता चेंज करें, एक रास्ते आएँ दूसरे रास्ते जाएँ। हमेशा आपको कॉन्शियस होना पड़े। जितना आप कॉन्शियस रहेंगे, मेंटली अवेयर होकर ज़िंदगी गुजारना, ये योग है। अवेयर होके, हर वक्त अवेयर रहना, हर लम्हे अवेयर होकर ज़िंदगी गुजारना, उतने आप प्रेजेंट मोमेंट में आएंगे और उतने आप फिट ज़िंदगी गुजारेंगे। जैसे एंटी एजिंग की बात चल रही है तो कुछ और बहुत बड़ी गलती मैं बता दूं कि कुछ लोग मसाज बहुत सख्त हाथ से करते हैं। जैसे आपने फेशियल की बात की, तो उससे बजाय स्किन को फायदे का नुकसान होगा। या कुछ लोग मसाज को यूं करते हैं ऊपर की तरफ, एंटी एजिंग ऊपर की तरफ समझते हैं। एंटी एजिंग ऊपर की तरफ नहीं है। इंसान की जो एंटी एजिंग है इस तरफ है, ऐसे ये है। अगर आप अपने चेहरे को जवान रखना चाहते हैं तो ये हैं मसल्स आपके एंटी एजिंग की तरफ। अगर आपके ये मसल स्ट्रेच होंगे तो आपका चेहरा बूढ़ा नहीं होगा और आपकी स्किन ग्लो करेगी। इसके लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है कि अपने आप, जैसे नमाज में हम सलाम फेरते हैं, सिर्फ यूं स्ट्रेच करें और कंधे आपके एक लेवल पे रहें, ये आपका पूरा खिंच जाएगा। ये मसल कभी भी आपका मसल लटकेगा नहीं। इसी तरह फिर दूसरी साइड पे, अगर आप एंटी एजिंग चाहते हैं तो ये राइट और लेफ्ट मूव किया करें। ये आपके चेहरे की स्किन कभी लटकेगी नहीं। जिनकी स्किन लटक जाती है, खासकर जिनके यहाँ पे ये डबल चिन आ जाती है, तो उसके लिए भी मैं एक एक्सरसाइज बताने लगा हूँ। गलतुल आम पहले करूंगा और फिर परफेक्ट एक्सरसाइज करूंगा। गलतुल आम ये है कि ऊपर देख के यूं स्ट्रेच करते हैं। डबल चिन के लिए ये मशहूर एक्सरसाइज है। ये डबल चिन की एक्सरसाइज नहीं, ये वेंट पंप की एक्सरसाइज है। जिनको गले के प्रॉब्लम हो, ये गले के ऊपर स्ट्रेच लेके आती है। ये आपकी जो लटकी हुई स्किन, यहाँ पे डबल चिन है, उस पर कोई इफेक्ट इसका नहीं आता। इसको सही कैसे करते हैं कि आपने नीचे वाले होंठ को ऊपर वाले होंठ के ऊपर चढ़ाएं। आप स्ट्रेच करें। जब आप ऊपर देखेंगे, आप रोक लेंगे तो फिर आपके यहां पे स्ट्रेच आएगा, जिसको आपने फायदा पहुंचाना है। और चेहरे को रिलैक्स रखना है, सिर्फ इस होंठ को ऊपर लेके जाना है। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेल्फीज के लिए तो हम बहुत पाउट करते हैं, बट क्या पाउट भी एक्चुअली में एक फेशियल एक्सरसाइज है? फेशियल एक्सरसाइज तो है, लेकिन उससे बेहतर है कि आप नेचुरल एक्सरसाइज जो है वो आप कर सकें, जिसमें अभी फेशियल एक्सरसाइजेस बहुत सारी हैं जो मैंने अभी करनी है। जैसे कि आपके ये जो लाइन क्लियर नहीं होती अक्सर लोगों की, यहाँ पे जॉ लाइन जो है, वैसे जो खूबसूरती इंसान की है वो गर्दन के साथ है।
जिस इंसान की गर्दन नहीं है, अक्सर लोगों का कंधों के ऊपर से चेहरा शुरू हो जाता है, कंधों के ऊपर से चेहरा शुरू हो जाता है। तो इंसानी खूबसूरती गर्दन के साथ इसकी छुपी हुई है। अगर आपकी गर्दन क्लियर है, जितनी क्लियर गर्दन है उतने आप खूबसूरत हैं। तो गर्दन को आपने क्लियर करने के लिए, जैसे ये अभी मार्मो पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा, जहां पे ये आपके कॉर्नर है जॉ का, यहां पे आप 7 सेकंड टच करें। 1 2 3 4 5 6 7 और फिर ये सेंटर में 1 2 3 4 5 6 7। ये आपकी, इसको क्लियर करेंगे, ये आपकी जॉ लाइन, और जॉ लाइन जैसे क्लियर होगी फिर आपकी गर्दन आपकी वाज़े नजर आएगी। एंड आई थिंक हमारी ऑडियंस, अगर आप चाहें तो ये एक्सरसाइजेस भी आप अपनी डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स टाइम हमें खुद निकालना पड़ता है। फील लाइक हम इतने मसरूफ होते हैं, हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन आप सोचें कि आप क्या अपने लिए, अपनी ओवरऑल हेल्थ के लिए 5 से 10 मिनट नहीं निकाल सकते अपनी डेली रूटीन के अंदर। तो आई थिंक फिर आपको सोचना पड़ेगा आपकी प्रायोरिटीज क्या है। ये तो जो मैं बता रहा हूँ ये तो आप किसी भी जगह कर सकते हैं। इसके लिए आपको मैट पे आने की जरूरत नहीं है। आपको किसी, आप ऑफिस में बैठे भी कर सकते हैं। मार्मो पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसी एक्सरसाइज जो बता रहा हूँ। अब मैं एक मास्टर पॉइंट बताने लगा हूँ जो ओवरऑल पूरे चेहरे की स्किन को जो है वो फ्रेश करता है और एंटी एजिंग लेके आता है चेहरे पे। मास्टर पॉइंट ये है कि ये खोपड़ी जहाँ पे ख़त्म होती है और गर्दन शुरू होती है, अंगूठे के साथ उसको दबा लें। अगर हमारी ऑडियंस को आप थोड़ा सा रोटेट करके भी दिखा आप सकते इधर आए, इधर जहाँ से ये खोपड़ी ख़त्म हो रही है, यहाँ पे आप हल्का सा अंगूठे से प्रेस करके 7 सेकंड रोकेंगे। यहाँ 7 सेकंड रोकें और छोड़ दें। फिर इसको, जहाँ हड्डी खत्म होती है, सर की हड्डी सेंटर में जहाँ गर्दन है, जहाँ पे आपका स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी आपकी जो शुरू हो रही है, अगर आप यहाँ पे, ये मास्टर पॉइंट्स को कहा जाता है चेहरे का। चेहरे की स्किन जो है वो एंटी एजिंग में जाती है, बाकी सारे पॉइंट्स करने की भी जरूरत नहीं रह जाती। और एक जिसके पॉइंट्स बड़े हैं, आप जो फाइनल पॉइंट है वो बताएं, हमें ब्रेक ले लेनी चाहिए। तो ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ है। वेलकम बैक सीरियसन में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आज फेशियल योगा के हवाले से बात करते हैं। डिफरेंट पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया और कोशिश की कि जनरेट करें अपने रूटीन में से सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट निकालें और ओवरऑल अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अपनी मेंटल हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करें। और आप खुद डिफरेंस देखेंगे अपनी ओवरऑल स्किन हेल्थ के अंदर, अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस के अंदर, फंक्शनैलिटी के अंदर ज़िंदगी में। और जब भी अगर आप चाहते हैं कि अपने आप को बेहतर करते रहें, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें, तो सबसे पहले अपनी रूटीन में पॉजिटिव चीज़ें ऐड करना शुरू करें। योगी नाइम, आखिरी पॉइंट जो आप बताना चाह रहे थे फेशियल योगा के, लिप्स के हवाले से हैं। लिप्स खूबसूरत हों तो भी इंसान की स्माइल भी खूबसूरत होती है और देखने में भी खूबसूरत चेहरा लगता है। ये एक सेंटर जहाँ पे लिप्स का, आपकी नाक के नीचे, यहाँ पे आप 7 सेकंड प्रेस करें। 1 2 3 4 5 6 7 और फिर जो ऊपर वाला होंठ है इसका कॉर्नर, 1 2 3 4 5 6 7 और फिर नीचे वाले होंठ का कॉर्नर, 1 2 3 4 5 6 7। ये 3 पॉइंट्स अगर करते हैं तो आपके लिप्स जो हैं वो कभी भी नीचे को नहीं जाएंगे। नीचे को, जितने लिप्स नीचे को चले जाएं ये बुढ़ापा है, और लिप्स जितने ऊपर को रहें ये जवानी है। ये आपकी लाइन नीचे को हो गई तो आप बूढ़े हैं, ऊपर को रहें, और इसमें स्माइल का बड़ा अमल दखल है। आप हमेशा मुस्कुराते रहा करें। एंड आई थिंक एक चीज़ जो कि मैंने पर्सनली नोटिस की है कि जब आप स्माइल करते हैं तो लोगों को आप ज़्यादा अप्रोचेबल लगते हैं और लोग आपके साथ ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं बिकॉज आप स्माइल कर रहे हो। तो अगर आप देखेंगे जो लोग बड़े इंटेंस और सीरियस होते हैं, अंदर से जो है बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन लोगों को वो अप्रोचेबल नहीं लगता। अब एक आखिरी जो मुद्रा है वो मैं डिस्कस करना चाहूंगा, जिसका नाम है काकी मुद्रा। कश्मीरी जुबान का लफ्ज है काकी, जिसके नाम से रखा गया इसको। काकी कहते हैं छोटी बच्ची को जिसकी स्किन बड़ी खूबसूरत होती है। अगर आप छोटी बच्ची की स्किन रखना चाहते हैं अपने चेहरे पे हर वक्त, तो आप काकी मुद्रा दिन में किया करें, 5 से 6 दफ़ा मैक्सिमम, ज़्यादा नहीं करना। अगर आपका बीपी का इशू है तो फिर आपका डिफरेंट स्टाइल होगा। अगर आपका बीपी का इशू नहीं है तो फिर मैं जो एक्चुअल है वो करने लगा हूँ। ये चारों उंगलियां साथ मिला लें और
अंगूठों के साथ नॉस्ट्रिल बंद कर लें, दोनों नॉस्ट्रिल बंद हो गए, मुंह को गोल करके सांस लेंगे और सांस लेके रोक के मुंह में ले आएंगे और आपकी चिक्स फूल जाएंगी और चिन को सीने के साथ टच कर लेंगे। नाक से सांस को खारिज कर देंगे। ये एक इसका हुआ, ये एक्चुअल है अगर आपका बीपी इशू नहीं है। अगर आपका बीपी इशू है तो सांस यूं ही लें, सांस को चलता रहने दें, मुंह फुला के रखें सांस को और नाक से सांस निकाल दें, रिलैक्स कर लें। ये बेहतरीन मुद्रा है जिससे आपकी स्किन ग्लो करती है। इसका नाम ही रखा गया काकी से। काकी कश्मीरी जुबान में छोटी बच्ची को कहते हैं। तो ये बड़ा बेहतरीन इसका रिजल्ट है। आपने सिर्फ यूं नाक बंद करना है और मुंह से सांस खींचना है। और ये कितनी देर आपने अपना सांस जितना इजीली होल्ड कर सकते हैं, जितना इजीली हो इजीली सकता होल्ड है, यानी कर कि सकते कोई हैं। इसमें वो लेंथ और के चेहरे को जरा टाइम फुलाना है आपने, हम्म। मुंह के अंदर आपने हवा को ले आना है और फुलाना है इसको। तो ये बेहतरीन मुद्रा है, इसको काकी मुद्रा कहते हैं। काकी मुद्रा जो है वो बेहतरीन आपकी स्किन को ग्लो भी करता है, स्किन को सॉफ्ट भी करता है। जैसे बच्चों की स्किन सॉफ्ट होती है, आपके चेहरे पे कभी सख्ती नहीं है। बेबी सॉफ्ट स्किन Baby soft, जिसको जी, बोलते हैं। जी, तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि बेबी सॉफ्ट, तो आप ही इन पर, और आपको ना ही कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट लिस्ट आपको जरूरत है। एक चीज जो कि नहीं आपने कही वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवरडू नहीं करना। बिल्कुल बिकॉज नहीं हम करना। हमेशा ये जरूर करते हैं, हम किसी चीज को पकड़ते हैं तो बस फिर उसको छोड़ते उसी को हैं, छोड़- और हम ओवरडू करते हैं चीजों को। मतलब उसका अगर फिर- योगा स्टार्ट करिए तो कोशिश करेंगे दिन में 3 दफा योगा करना शुरू। उसका असर कम होना शुरू हो जाता है जैसे जैसे वो आपकी, बल्कि योग यूं कहता है कि अगर आपसे एक पोज होना शुरू हो जाए तो उसको छोड़ दें, दूसरे पोज की अच्छा। तरफ आ जाएं। तो अगर एज लॉन्ग एज आप उसको अपने लिए इंटेंसिफाई नहीं कर रहे तो आपकी जो एक तरह से जो प्रोग्रेस है वो रुक जाएगी। जी जी, इजीली जो पोजेज होते हैं उनको छोड़ दें, वो तो किसी काम के नहीं है, वो तो इजीली हो रहे हैं। आपकी कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट तो हुई नहीं, मेंटली आप इन्वॉल्व हुए ही नहीं करने के लिए, तो वो पोजेज तो आपको कोई फायदा पहुंचा नहीं सकते। योगा कहता है कि जैसे ही आप पोज आपका परफेक्ट हो जाए उसको छोड़ें और अगले पोज पे चले जाएं। चंद दिन बाद फिर आप दोबारा उसको कर सकते हैं, फिर आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। जो जो चीजें आपकी हैबिचुअल होती जाएं उसको छोड़ दें, नई चीजों की तरफ आए। तो मतलब हैबिट नहीं डेवलप। हैबिट डेवलप नहीं करें। और जब हम ओवरऑल बात करें डिफरेंट फेशियल एक्सरसाइजेस की, तो क्या कहेंगे, क्या ऑर्डर होना चाहिए, कितनी फेशियल एक्सरसाइज? बिकॉज हमने कई सारी डिस्कस की। तो फॉर एग्जांपल अगर एक दिन आप आंखों के लिए कर रहे हैं तो एक दिन चीक्स के लिए कर लें, एक दिन जॉ लाइन के लिए डिफरेंट कर लें, हर डिफरेंट दिन कर के लें। लिए ऑल्टरनेट। और एक मुद्रा भी मैं और डिस्कस करना चाहूंगा जो कि अक्सर लोगों को पानी की कमी होती है जिसकी वजह से स्किन उनकी जो है प्रॉब्लम होती है। Dehydration। हाँ जी, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी होने की वजह से स्किन उनकी बहुत बद्दी सी हो जाती है, बेजान सी। तो उसके लिए ये जो छोटी उंगली है इसको टच कर लें यूं, इसको वर्ण मुद्रा कहते हैं। वर्ण संस्कृत जुबान का लफ्ज है और वर्ण का मतलब पानी है। ये पानी बढ़ाता है जिस्म के अंदर। ये आपने सिर्फ टच करना है और 5 मैं भी मिनट करके दिखा देती हूँ। जी, ये सही कर रही हूँ जी मैं? जी 5 मिनट या 10 मिनट मैक्सिमम, ज़्यादा नहीं करना, 5 से 10 मिनट। इससे पानी जिस्म में बढ़ता है और इसका इतना इफेक्ट आता है कि अगर आपके मुंह खुश्क हो जाए, होंठ खुश्क हो जाएं और आप इसको बना लें तो 5 मिनट के अंदर आपके होंठ तर हो जाते हैं। प्यास की शिद्दत खत्म कर देता है। अगर कभी पानी मैसर ना हो, जैसे रमज़ान में अक्सर प्यास लग जाती है, तो ये बड़ा बेहतरीन मुद्रा है। इसको हमने बहुत दफ़ा आजमाया है। इसलिए आपके प्यास को ख़त्म करता है। किसी किस्म का आपका जो मुंह के अंदर ड्राइनेस है या बार बार खुश्क खांसी आती है उसके लिए भी काम करता है। तो खुश्की खत्म करता है जिस्म के अंदर। एंड इसके अलावा अगर हम हाइड्रेशन की बात करें, कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है हाइड्रेशन का आपकी ओवरऑल स्किन हेल्थ के अंदर? हाइड्रेशन ये नहीं कि आप एक वक्त में 4 गिलास पानी पी लें, ये भी अक्सर लोग करते हैं, गलत करते हैं। इससे बजाय फायदे के नुकसान होता है। हमेशा आपने कोशिश ये करनी कि 1 गिलास पानी पिए, चाहे आप 1 घंटे बाद दोबारा पी लें। मैक्सिमम 1 गिलास पानी पीना चाहिए। इससे ज़्यादा मेडिकल भी ये कहता है कि अगर आप एक वक्त में 2 गिलास पानी पीते हैं या 3 पीते हैं तो वो लिवर इफेक्ट करता है उससे। आप हमेशा 1 गिलास पानी पिए, लेकिन उसको बड़े आहिस्ता से पिए। 1 गिलास को पीने में आपको 2 मिनट लगने चाहिए। फिर आपको फ़ायदा भी होगा, प्यास भी बुझ जाएगी और आपको पानी मिल भी जाएगा।
आप डिहाइड्रेशन की तरफ नहीं जाएंगे। जब हम पानी तेजी से पीते हैं और एकदम पानी पीते हैं, उससे भी डिहाइड्रेशन हो जाती है, उससे आपके लूज मोशन हो जाते हैं, आपको वोमिट होने का खदशा हो जाता है। बल्कि एक पूरा क्रिया है जिसको योग में इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें बाकायदा पानी ज़्यादा पी के वोमिट की जाती है। वो वेट लॉस के लिए क्रिया किया जाता है, उसमें पानी ज़्यादा पिया जाता है और फिर बाद में वोमिट की जाती है। तो वो इतनी सेफ नहीं है, खैर इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करना चाहते। तो वोमिट करना, वैसे ही आपके दांत गिर जाते हैं, तो इसलिए उस क्रिया को हम डिस्कस भी नहीं करते और वो बहुत कम किया जाता है, ज़्यादा नहीं किया जाता। तो ये बेहतर होता है कि आप पानी का एक गिलास पिएं और बहुत आहिस्ता से पिएं। और डिहाइड्रेशन इंसान की जो है ये स्किन को ख़राब करती है। और ज़्यादा जो आपने बात की हाइड्रेशन ज़्यादा, तो वो भी आपकी स्किन को, जैसे अक्सर लोगों के जिनके पानी की जाती होती है, वाटर रिटेंशन, उनकी आंखें स्वेल हो जाती हैं। सुबह जब उठेंगे तो उनके चेहरे पे स्वेलिंग होगी, जब सुबह उठेंगे चेहरे पे स्वेलिंग होगी। तो ये अच्छा, एंड बिकॉज मुझे पर्सनली जब भी सुबह उठते हैं, ऑफ कोर्स हमने शो करना होता है, तो हमें होता है कि स्किन जो है वो आपकी टाइटेंड हो इन द मॉर्निंग, आपका जिस तरह से आपने बात की पफी स्किन ना महसूस हो रही हो। तो क्या ये भी किया जा सकता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि सुबह जिनकी मीटिंग्स होती हैं या कोई इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि बिल्कुल इन द फर्स्ट फ्यू आवर्स आपने करनी होती है, तो क्या फेशियल योगा इन द मॉर्निंग भी कर सकते इन द मॉर्निंग करना बेस्ट है। बेस्ट है, बेस्ट है, तो बेस्ट टाइम एक्चुअली में मॉर्निंग है। तो जैसे मैं बात कर रहा था कि वाटर रिटेंशन, पानी आपकी बॉडी में ज़्यादा हो गया तो वो भी आपकी स्किन को ख़राब करता है, आपके चेहरे की ग्लो ख़राब करता है। तो उसके लिए जो है एक मुद्रा है, इसी उंगली को अंगूठे से पकड़ लें, फोल्ड करके। जालुद्रंशक मुद्रा, इसका संस्कृत जुबान का लफ्ज़ है। मैं नाम इसलिए बोलता हूँ कि लोग सर्च कर सकें, लोगों को परेशानी ना हो। नहीं, बहुत अच्छी बात है। हाँ। आपको कोई बताए वो भी सही है, आपकी अपनी नॉलेज हो ये भी जरूरी है। हाँ, जालुद्रंशक मुद्रा जो है ये वाटर रिटेंशन के लिए बेस्ट मुद्रा है। और इसको 5 मिनट से ज़्यादा नहीं बनाना, वरना फिर ज़्यादा पानी, ये पानी को कम करता है। चेहरे के ऊपर अगर आपका, जैसे आपने बात की कि स्वेलिंग, हाँ जी, पफिनेस, तो उसको कम करता है, ये तो बेस्ट है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।